हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको यहीं से पता लग जाएगी कि अकेले इस टॉपिक से 600 से ज़्यादा सवाल पेपर के अंदर पूछे गए हैं। यानी कुल मिला के आप देखिए कि अभी जो लेटेस्ट का पेपर अगर मैं उठाता हूँ, जितने भी एसएससी के पेपर आप उठा लीजिए या फिर आप एसएससी के ही क्यों, रेलवे के भी पेपर उठा लीजिए, जब आप लाइन से देखने जाएंगे तो जब मैं एसएससी के पेपर उठाता हूं तो एडिक्विटी ने यहां से लगभग 600 से ज्यादा सवाल पूछे हैं। वहीं पे अगर मैं रेलवे की बात करता हूं, ठीक है, एडिक्विटी ने तो इतने पूछे यानी कि एसएससी में तो इतने आए हैं, लेकिन अगर रेलवे की मैं बात करता हूं तो ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट के मिला के जो है लगभग 336 या 337 के आसपास सवाल इसमें से पूछे गए हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगर सारे रेलवे को उठा के देखूंगा तो हो सकता है 500-700 क्वेश्चन रेलवे में भी निकल आए। बट कुल मिला के कहानी ये है, हम जो इसमें क्वेश्चन करने वाले लगभग आप समझो कि 1000 के आसपास जो है इसके अंदर 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको, आप समझिए, क्लास के अंदर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। वो लेवल का कंटेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें सारे कंसेप्ट को भी जांचेंगे भाई मेरे कि किस टाइप के सवाल जो है ये एग्जामिनर पूछता है। आप देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, हमने भी पहले पढ़ा रखी है, एक बार 35 घंटे की भी पढ़ाई, एक बार 15 घंटे की भी पढ़ाई, है ना। जैसे जैसा जमाना आता है, जैसा जैसा समय आता है, उस हिसाब से हमें कंटेंट को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो जो पहले कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाई है और आज की इकोनॉमिक्स है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आप देखिए कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एक कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका पूरी एक मोटा ग्रंथ लिखा जा सकता है। अब हमें उसमें से काम के पेजेस निकालने पड़ते हैं। जैसे अभी वेंडर चेंज हुआ तो मेरे को उस हिसाब से उसमें से पेजेस निकाल के देखने पड़ेंगे। अब मेरे को मान लो कि रेलवे के लिए पढ़ाना है और एसएससी के लिए पढ़ाना है, तो जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंट है ना। सारा का सारा इकोनॉमिक्स, कुछ कुछ चीजें समान है लेकिन मैक्सिमम चीजें 70-80% अलग अलग है, बिल्कुल ऐसे आप समझ लीजिए। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी इसके अंदर कि हम वो तमाम चीजें यहां पे कवर करें। सिर्फ ऐसा ही ना हो कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम का कवर कर दूं और दूसरे को कवर ना करूं, और जो मैंने बच्चों को वादा कर रखा है वो भी पूरा ना हो पाए, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय मैंने जरूर लिया इकोनॉमिक्स को बनाने में, लेकिन जब मैं बनाता हूं और लेकर आता हूं तो वो एकदम दुरुस्त लेवल और सही कंटेंट लेकर आता हूं। इतना विश्वास आप हमारे ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए। ये पेड सेशन चल रहा है इकोनॉमिक्स का, है ना, ताकि सभी को पता लग जाए। और आज जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। डेली क्लास हो रही है, ऐसा नहीं है कि डेली नहीं हो रही है। एनटीपीसी का एग्जाम है तो उसमें 4-5 घंटे का डेली सेशन आ रहे हैं, आपके सामने है। और आज जो है 4.0 की भी आगाज़ हो गया, तो अब रेगुलर में 4.0 चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर थोड़ा सा मेरे को एनालिसिस करनी थी इकोनॉमिक्स की, और अभी एमटीएस के पेपर भी आ गया तो उसकी भी एनालिसिस हुई है। तो कुल मिला के हमने सारे पेपर जितने भी थे ना, उसका निचोड़ हमने निकाला है यहाँ पे बैठ के। तो वहाँ से हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी, नए कंसेप्ट पता लगे, जो मैंने अपनी टीम को बोला, हाईलाइट कर करके बोल दिया कि ये सारे कंसेप्ट हमें इंक्लूड करने हैं इस बार के कंटेंट के अंदर। ठीक है, आपने पे किया है तो अगर मैं कुछ रिकॉर्डेड सेशन डालता हूं तो इसका यह मतलब होता है कि उस रिकॉर्डेड सेशन का, कि भाई कोई भी उसमें से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, केवल उन्हीं चीज़ों का हम रिकॉर्डेड सेशन डालते हैं। लेकिन जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां पे कंटेंट नया होता है वो सारे का सारा मैं नया ही बना रहा हूं। उसमें कोई भी रिकॉर्डेड सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो सारा लाइव ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहानी बोल रहा हूं आपको कि अभी आपको जो है केवल इसी बैच पे भरोसा रखना और किसी चीज़ के ऊपर भरोसा रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। और एक बार जब हम ये सारा कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर कर रखा है। दूसरी बात एक ध्यान रखना कि ये सारा जो हम कर रहे हैं 0 टू हीरो रामबाण 4.0 बैच में कर रहे हैं, जिसके अंदर एडिक्विटी पैटर्न तो है ही है, साथ में एसएससी और रेलवे का भी है। ये जीवी कक्षा ऐप से आप ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो। ठीक है, इसमें संपूर्णता है, सब कुछ कवर होने वाला है इस बैच के अंदर, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आ जाइए फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब हम जो है आगाज करने वाले हैं आज का। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सबको। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इकोनॉमिक्स, मतलब आप समझिए कि हिस्ट्री के पैरेलल में जाके खड़ा हो गया। जहां हिस्ट्री में भी 600-650 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एक साल के अंदर, वहीं इकोनॉमिक्स में भी उसके बराबर पूछे गए हैं। दोनों ऐसे समझ लीजिए बिल्कुल पैरेलल हैं। और मैंने सबसे पहले हिस्ट्री पूरा इसीलिए करवाया क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल आए। जो जो भी नई चीजें थी सारी हमने कर ली हैं। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम करने वाले हैं, उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको पहले करवाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बच्चे स्टैटिक जीके का पूछ रहे हैं, तो भाई स्टैटिक जीके का एमटीएस की भी आंसर की आ चुकी है, क्योंकि एमटीएस में बहुत उम्दा लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, तो वो भी मुझे इंक्लूड करने थे स्टैटिक जीके में, तो वो काम भी चालू हो चुका है। कुछ दिन के बाद आपको स्टैटिक भी पैरेलल में चलता दिखाई देगा। जैसे ये तो सब्जेक्ट चल ही रहे हैं, पैरेलल में स्टैटिक
चलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत कुछ जहाँ पे बैक एंड पे मैं करवा रहा हूँ, 1-2 दिन भी ब्रेक लेता हूँ तो उसमें भी आप ही के बारे में सोच रहा होता हूँ और टीम को जो है एकदम अलाइन कर रहा होता हूँ कि एक बेहतरीन कंटेंट स्टूडेंट के पास जाए कि जब एग्जाम में जाओ तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो। आप उस दिन याद करेंगे कि हाँ ये आदमी सही कह रहा था, यहाँ पे आके इसने मेहनत की हमारे लिए, उस दिन आपको फील होगा, अभी नहीं आपको पता लगेगा, अभी बस आप पढ़ते जाओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही बोलूँगा आपको, ठीक है। चलिए मैं आप लोग के कमेंट्स का भी रिप्लाई करूंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करते हैं, उसके बाद मैं 10-15 मिनट के बाद आपके कमेंट्स भी लेता हूं। चलिए सबसे पहले आप देखिए, हम इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं आज। जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स से आप समझिए बहुत बहुत क्वेश्चन आए हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं ना। कम से कम आप समझो कि छोटे से टॉपिक से ही 35 से 40 सवाल से ऊपर आए होंगे, मतलब 50 तक भी पहुंच गए होंगे, 50 के आसपास सवाल होंगे, है ना, उससे भी ऊपर ही होंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, आज एक नया टॉपिक और इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, और वो है कॉलोनियल इंडिया का। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कॉलोनियल, सिर्फ इतना शब्द ध्यान में रखना, ये अभी तक किसी ने भी ढंग से नहीं करवाया है। तो ये कॉलोनियल इंडिया का भी मैंने बेसिक्स के अंदर ही डाल दिया। जब हम बिल्कुल बेसिक्स के एंड में जा रहे होंगे आज की क्लास में, तो वहां पे एक नया टॉपिक आएगा कॉलोनियल इंडिया वाला, जिसके अंदर से बहुत बहुत सवाल आए हैं, ठीक है। तो एक नया टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था वेल रिसर्च करके लाया हूं कंटेंट, तो वो कॉलोनियल वाला अगर भी आपको पढ़ना है तो एंड तक आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपके लिए अब किसी से भी पढ़ लो जाके, फिर क्यों यहाँ पे माथा मार रहे हो, फिर यही बोलूंगा। चलिए बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। तो आप समझिए कि जॉन मेनार्ड कीन्स नाम का एक आदमी है, जिसको मनमोहन सिंह भी बहुत मानते थे, है ना। ये जो है जॉन मेनार्ड कीन्स, इनको बोला जाता है किनीशियन इकोनॉमिक्स का फाउंडर बोला जाता है ना। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था का पूरा एक ढांचा दिया था, इन्होंने सेट ऑफ रूल्स दिए थे, उसको हम किनीशियन मॉडल मानते हैं, और ये फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी माने जाते हैं। देखो दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, अभी हम आज बात करने वाले, एक मैक्रो होती है, एक माइक्रो होती है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप समझो ये मैक्रो के फादर हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं तो एडम स्मिथ का नाम भी आपको पेपर में कई बार देखने को मिलता है, तो ये भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब आप देखिए कि समस्या यहां पे यही आ जाती है कि पेपर में आपको मार्क क्या करना है। तो आपको देखिए अगर सिर्फ लिखा है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम जो है एडम स्मिथ का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर उसने जो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस बटती हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो, तो अगर उसने मैक्रो का पूछ लिया तो फिर हम जो है मेनार्ड कीन्स का नाम लिख देंगे, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर भारत के अंदर पूछ लिया जाए कि भाई भारत में इंडियन इकोनॉमिक का जो रिफॉर्मिस्ट माना जाता है, सबसे बड़ा या फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स माने जाते हैं, तो किसको मानते हैं? तो भाई एलपीजी रिफॉर्म एक आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये किसके टाइम पे आए थे? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे आए थे। उसी टाइम में मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, पीवी नरसिम्हा राव जो है पीएम है। और ये जो दोनों हैं, इन दोनों का जो जोड़ी है, इसने जो है बहुत सारे इनोवेशंस उस टाइम पे किए, क्योंकि भारत का लगभग पूरा भारत डूबने वाला था। अगर ये लोग उस टाइम पे ना कुछ करते तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा जाती, टूट जाती, है ना। तो वो जो है इसीलिए इनको जो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ये बात आप ध्यान में रखना। ये 10th प्राइम मिनिस्टर थे, और इनको जो है 2024 में, ये लिख लीजिए कहीं, भारत रत्न भी मिला है, ठीक है, भारत रत्न भी मिला है। ये बस आपको मैं करंट अफेयर में तो कई बार पढ़ा चुका हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट यहां पे ऐड करवा दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? एलपीजी रिफॉर्म किए थे, या फिर इसको जो है कई बार हम फ्री मार्केट रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने वही बताया है यहां पे भी आपको कि किनीशियन जो है अर्थशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन इनको जो है हम मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक के फादर बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे एडम स्मिथ को हम इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं। और अगर भारत के अंदर देखते हैं तो भारत में जो है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का फादर किसको बोला जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को बोला जाता है, जो 10th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, 1991 से 96 के बीच में रहे हैं मनमोहन सिंह के टाइम में। और फ्री मार्केट रिफॉर्म यानी कि एलपीजी रिफॉर्म जो है ये लेकर आए थे, और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के, यहाँ पे ये ठीक है। अब आप देखिए कि फंडामेंटल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में क्या होती है? ये स्कार्सिटी। स्कार्सिटी से एक सवाल इस बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। स्कार्सिटी का सीधा मतलब होता है कमी। कमी मतलब कि किसी भी चीज़ की कमी जब मार्केट के अंदर होती है तो आपको पता है कि उससे दाम बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे एक मैगी का आपने एक बार केस देखा होगा, मैं बहुत सारी केस स्टडी से इंटरेस्टिंग बनाता जाऊंगा इकोनॉमिक्स को, तो आपको मजा भी आता जाएगा। एक बार आपने देखा होगा कि ऐसा बोला जा रहा था मैगी के अंदर लेड है, और रातों रात जो है मैगी बैन हो गई, और उसके बाद आप देखिए दुकानों पर जा जाके 5 रुपये वाला पैकेट लोगों ने 100 का भी खरीदा, तो एकदम से उसकी क्या हो गई थी? स्कार्सिटी हो गई थी, क्योंकि उतनी ही है, अब उससे ज़्यादा आएगी नहीं। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे आज तेल के हाल है, एलपीजी सिलेंडर के हाल हैं, अब वही इसको जो है स्कार्सिटी को समझ लीजिए। यानी इसका मतलब यह होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना भाई मेरे दुनिया के अंदर, वो लिमिटेड है। यानी कि हमारे पास जो संसाधन है वो तो लिमिटेड है, और हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतना ही हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम किस बात में बात करते हैं कि भाई ये संसाधन सभी के लिए है। अब सभी के लिए है तो जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो संसाधन सभी को नहीं दिए जा सकते हैं। ये सेम आप देखिएगा, अगर मैं फॉरेन कंट्री के साथ भारत की इकोनॉमी को कंपेयर करता हूं, तो वो लोग तो अपने भाई बंदों को आप देखिए मेडिकल सुविधाएं दे देते हैं, बहुत सारी फैसिलिटियां दे देते हैं। कैसे दे देते हैं?
हैं, वहाँ पे बंदे ही कम हैं, इसलिए उनको दे देते हैं। तो वहाँ पे इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की वो हो सकती है, लेकिन यहाँ संसाधनों को उतना अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुल मिला के इकोनॉमिक्स का मुद्दा यही है भाई मेरे कि हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली, यानी कि आपके पास जो आपके संसाधन हैं वो तो लिमिटेड हैं, अब उनको अच्छे से बांटा कैसे जाए, है ना। कुल मिला के आपके पास 100 सेब हैं और 200 आदमी हैं, अब 200 आदमी को सेब बांटने कैसे हैं, वो सारे का सारा खेल है। आधे आधे करके बांटोगे या किसी को पूरा पूरा दोगे और किसी को आधा आधा करके दोगे, है ना। हो सकता है 200 आदमी में 50 बच्चे हो तो उनको आधा आधा करके दे दो और बाकियों को जो पूरा पूरा, तो वो आपको देखना है, ठीक है, वो होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर हम भारत के अंदर फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो जब भी आप देखिएगा कि हम इनकम टैक्स भरते हैं या कभी भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि भाई पूरे साल में हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, तो हम 12 महीने के हिसाब से बात करते हैं। और वो 12 महीने हमारे शुरू कहाँ से होते हैं, आप समझिए, वो 12 महीने जो है हमारे हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होंगे। और जैसे मान लीजिए कि सपोज करो कि अगर 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है तो फिर ये 31 मार्च 2027 तक जाएगा, ठीक है। यानी आप समझो 1 अप्रैल इस साल का और 31 मार्च अगले साल तक का, ये पूरा हमारा एक साल बनता है। ये भी पेपर में कई बार, बहुत बार जो है पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट, बिजनेसेस, जितने भी इंडिविजुअल है, वो सारे के सारे अकाउंटिंग के लिए, बजटिंग के लिए, इनकम टैक्स के लिए इसी एक साल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको हम जो है फिस्कल ईयर भी बोल देते हैं, FY। जब आप जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, GST में जाएंगे, तो वहाँ पे FY और AY 2 तरह की टर्म्स यूज होती हैं। ये होगा फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर हम बोल देते हैं, और एक AY होता है, उसको असेसमेंट ईयर बोल देते हैं, ठीक है। वो इसके बाद होता है अगले साल। चलिए सवाल देखते हैं कि ये जो स्कार्सिटी या कमी है, इससे सवाल कैसा है पेपर में। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन लोगों की डिजायर्स, इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो वो इतने सारे लोगों की इच्छा है, हर कोई चाहता है मेरे पास मर्सिडी हो, लेकिन हर के पास मर्सिडी हो नहीं सकती ना ही दुनिया में इतनी मर्सिडी है कि सबके पास हो जाए। तो कुल मिला के कहानी है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है लेकिन अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, उनको कैसे फुलफिल करना है, वही सारा का सारा खेल है। तो स्कार्सिटी क्या है भाई मेरे, यही है, इसी को बोलते हैं कमी, ठीक है, स्कार्सिटी। अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है आज की डेट में, इनविजिबल हैंड का। जी स्टैटिक बहुत जल्दी शुरू करेंगे दोस्त, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट एक इनविजिबल हैंड का आता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये एक हैंड है, ये इनविजिबल है और ये हर जगह पे जो है इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा कि ये इनविजिबल हैंड जो है कहाँ है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये आदमी जो है या ये हैंड जो है ये पूरी मार्केट को चलाता रहता है। ये एक्चुअली कंसेप्ट ऐसा है कि मान लो अगर आपके ऊपर कोई भी शिकंजा कसने वाला नहीं भी है, एक मार्केट है ना, मार्केट के अंदर क्या है, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, कोई राजा नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है, सपोज करो, है ना, नॉर्मल एक जनता रह रही है, तो वहां पे आप देखेंगे कि एक इनविजिबल हैंड आ जाएगा। अब वो इनविजिबल हैंड क्या होता है कि मान लीजिए आपके वहां आसपास के एरिया में आपने जूते की दुकान खोली और आपने जूता कर दिया 500 रुपए का, लेकिन अचानक से आपको पता लगता है धीरे धीरे कि भाई कोई 500 का जूता ले ही नहीं रहा है। आपने जूते का दाम थोड़ा कम किया, आपने 400 का किया, तो आपने पाया कि बहुत सारे लोग 400 रुपए को अफोर्ड कर सकते थे, तो 400 का जूता लेने शुरू कर दिया। ऐसे ही, सिर्फ ये तो एक जूते का एग्जांपल है, सेम ऐसे ही हो सकता है फल का, सब्जियों का, कपड़ों का, ऐसे ही करके पूरी की पूरी मार्केट के अंदर क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, है ना, और मार्केट के अंदर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि कितना रुपया है उनके पास, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उसके हिसाब से जो है मार्केट अपने आप चलने लग जाती है। यानी उसको कोई चलाए नहीं भी ना, तो भी मार्केट अपने आप चलने लग जाएगी। उसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड, यानी कि एक अदृश्य शक्ति है जो अपने आप पूरी मार्केट को चलाने लग जाएगी। अगर सरकार या गवर्नमेंट या कोई भी टैक्सेशन या कोई भी शिकंजा नहीं भी होगा तो भी वो चलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है एडम स्मिथ, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी मानते हैं, इन्होंने एक किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये देखिए किताब भी मैंने छाप दी है, तो इससे क्या है आप पढ़ पाएंगे, है ना। ये वेल्थ ऑफ नेशन में तो बाद में आया है, उससे पहले आया था थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट में। तो ये जो थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट है, ये 1759 में किताब आई थी। इसके अंदर एडम स्मिथ ने सबसे पहले इनविजिबल हैंड को डिस्कस किया था। बाद में जाके जो है ये कंसेप्ट वेल्थ ऑफ नेशन बुक के अंदर आया था 1776 में। तो ये भी आपसे प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसको अगर हम इस भाषा में देखेंगे तो अनसीन सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट फोर्सेज है, यानी कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी फोर्स है जो दिखाई नहीं दे रही है बट वो रेगुलेट पूरी मार्केट को कर रही है। वही है मार्केट की फोर्स को जो ड्राइव कर रही है इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है, इससे मार्केट में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा एक इकोनॉमिकल थ्योरी होती है लेसेज फेरे की।
अब ये लेसेज इकोनॉमिक फेयर इकोनॉमिक थ्योरी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है भाई, मेरी ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड रहना चाहिए। भाई जब भी कोई भी धंधा होगा, अगर गवर्नमेंट वहां पे बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगी, शिकंजा कसेगी, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर देगी, है ना। और आपने यही देखा कि जब भाई एलपीजी रिफॉर्म जब तक नहीं आए थे तब तक गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर करती थी, जिसकी वजह से सारे बिजनेस खराब हो रहे थे, लेकिन बाद में सही हो गए। आप देखिए आज हमारी अर्थव्यवस्था कहीं बेहतर जा रही है एलपीजी रिफॉर्म के बाद। तो वही कह रहे हैं कि जब आप गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस केवल उतनी रखिए कि जिसमें आपको जो लगे कि भाई किसी का शोषण ना हो, लोग जो है ऐसा ना हो कि किसी चीज की तस्करी कर रहे हैं या होर्डिंग कर रहे हैं, है ना। कुल मिला के कहानी ये है कि एक सेट ऑफ नॉर्म्स गवर्नमेंट बना दे कि भाई ये नॉर्म्स है, इससे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इससे ये नहीं होना चाहिए, इससे ये नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल, गवर्नमेंट का इतना ही काम होना चाहिए। आप इससे ज्यादा कुछ करेंगे तो फिर वो गलत है ना। तो गवर्नमेंट के केवल लीगल फ्रेमवर्क होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ज्यादा टांग अड़ाएगी तो कभी भी जो है मार्केट सही से नहीं चल पाएगी। इसी को बोलते हैं लेसेज फेयर थ्योरी, ठीक है। तो रोल जो है इसका सरकार का जो केवल लोगों के अधिकारों की रक्षा है, दैट्स ऑल। उसके लिए एक सेट ऑफ फ्रेम बना दिए जाएं। वहीं मैंने अभी आपको बताया एक अदृश्य हाथ की थ्योरी बताई, जिसमें एडम स्मिथ ने द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटीमेंट में छापी थी। उसके बाद द वेल्थ ऑफ नेशन किताब में छपी 1776 में, जिसमें यह बोला जाता है कि एक अनदेखी शक्ति है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रही होती है। मार्केट के अंदर जो है क्या चल रहा है वो सारी की सारा कंट्रोल कर रही है, यही है, बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। और इससे जो है एक इक्विलिब्रियम मार्केट में अटेन होता है। चलिए अब देखिए, अभी लेटेस्ट में सवाल एडिक्विटी ने पूछा कि किस आर्थिक अवधारणा को अदृश्य हाथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसको हम जो है इनविजिबल हैंड के नाम से यहां पे जानते हैं। तो आप देखिए कि मार्केट फोर्सेस होता है, ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन तो मिनिमम होना चाहिए, वो तो अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन पूछता तो हम लेसेज फेरे वाली टेक्निक पे जाते हैं ना। लेसेज फेरे तो पूछा नहीं उसने तो इनविजिबल हैंड पूछा है, तो ये जो है लेसेज फेरे वाली टेक्निक हो जाती है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कल को पेपर में आ सकता है। और सेंट्रल बैंकिंग का तो अभी मैंने कोई कंसेप्ट नहीं बताया, ना कोई टैक्स कलेक्शन का कंसेप्ट बताया, तो ये दोनों वैसे ही रद्द हो जाते हैं। तो आप ऐसे करके हेडशॉट मार के जो है मार्केट फोर्स कह सकते थे, एक अदृश्य शक्ति है मार्केट के अंदर जो मार्केट को चलाए हुए है। चलिए, एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित अदृश्य हाथ अवधारणा मुख्यतः क्या दर्शाती है? तो आप देखिए कि मैंने आपको पूरी किताब वगैरह सब कुछ बता दिया एडम स्मिथ का। तो इनविजिबल हैंड जो है ये हमसे पूछ रहा है कि एडम स्मिथ ने जो दिया ये क्या दर्शाता है। अभी लेटेस्ट में देखिए कि इसी साल पेपर में एसएससी स्टेनो में पूछा गया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट के अंदर अपने आप एक ऐसी शक्ति है जो पूरी मार्केट को रेगुलेट करेगी और एक टाइम पे आके मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी कि भाई 400 का ले सकते हैं तो 400 का बेचेंगे, ये कच्चा जो है 500 का लेंगे तो 500 का बेचेंगे, रुमाल 30 रुपए का तो 30 रुपए का बेचेंगे। ऐसे करके मार्केट की इक्विलिब्रियम सेट कर लेगी कुछ समय के बाद। शुरू में हो सकता है दिक्कत है, लेकिन एक समय के बाद कर लेगी, और उसी को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव्ड थ्रू सेल्फ इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम अदृश्य हाथ, यानी कि इनविजिबल हैंड, ठीक है। तो कुल मिलाकर सी इसका उत्तर हो गया। फिर आप देखिए लेसेज फेरे। लेसेज फेरे इकोनॉमिकल थ्योरी जो है ये हमें क्या बताती है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल क्या है भाई मेरे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, गवर्नमेंट का रोल केवल इतना है कि सेट ऑफ फ्रेम बना दिया जाए, लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, बस इतना ही होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट टांग अड़ा के बैठी रहे। तो अब इसका जो बेस्ट उत्तर क्या है, मिनिमम इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। गवर्नमेंट का केवल इतना रोल है, इससे ज्यादा गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, ये इसका बेस्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है जी। भाई मेरे पूछ रहे हैं कि 2026 का कब होगा, फिर 27 का पूछेंगे, है ना, फिर 28 का पूछेंगे। भाई मेरे पेपर में समय ज़्यादा नहीं रह गया, आप यही मान के चलिए कि 2.5-3 महीने में कभी भी पेपर हो जाएगा। और जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ इसको शिद्दत से आप करिए, बस यही आपका अभी मोटो होना चाहिए, इसके अलावा कोई मोटो नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब आप ज़्यादा सोचेंगे कि भाई कब एग्जाम होगा, कब ये होगा, कब होगा, भाई इतना अचानक से तुम जीके नहीं पढ़ पाओगे। जीके बहुत लंबी है, आप देख रहे होंगे कि मैं किस लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ और कितना लंबा है, तो आपको अभी से ये इसमें लगना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा जी। आयुष ने, अनूप ने, जो है क्या है यहाँ, एरिया ग्रोवर ने, दीक्षा ने, एकदम सब लोगों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है, पहले मैं नॉर्मल भाषा में आप लोगों को बता देता हूं। आप देखिए कि जैसे सपोज करो आप लेंस लेके किसी चीज को देखते हो, ठीक है। लेंस लेके देखो, या फिर इसको जो वॉर्म टेक्निक भी बोल देते हैं। वॉर्म मतलब होता है कीट टेक्निक। जैसे आपने एक कीड़ा देखा होगा, कीड़ा बिल्कुल धरती के साथ रेंगता रेंगता, ये धरती है तो धरती के साथ रेंगता रेंगता चलता है, यानी उसको बिल्कुल पास का एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज कीड़े को दिखाई देगी कि भाई धरती पे मिट्टी का कण कहां गिरा हुआ है, चीनी का दाना कहां गिरा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, बारीकी से देखना, ठीक है, बारीकी से देखना। तो जब बारीकी से किसी चीज को देखते हैं तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रोस्कोप से आप देखते थे ना, वो स्लाइड सी रख के और यूं माइक्रोस्कोप में देखते थे। जब किसी चीज को बारीकी से देखा जाए, जब बारीकी से देखेंगे तो आप एक एक चीज को देखेंगे, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति का कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, एक व्यक्ति की नीड्स क्या है भाई मेरे, एक व्यक्ति को कितना मिल पा रहा है धन। तो ऐसे करके जब एक एक व्यक्ति के एक एक सेक्शन के बारे में, या एक एक कंपनी के बारे में, या
एक एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, यानी कि इंडिविजुअल या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक शब्द आ जाए या फिर इंडिविजुअल शब्द आ जाए तो हम बोलते हैं ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन वहीं में मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है बड़े स्केल पे। अब जैसे आपको मैं बोलूं कि भाई सरकार जो है वो सोच रही है कि भाई बेरोजगारी को दूर किया जाए, तो बेरोजगारी आप मेरे को बताइए कि क्या बेरोजगारी एक छोटा मुद्दा है? ऐसा तो नहीं है, बेरोजगारी पूरे देश का मुद्दा है, पूरा देश बेरोजगार बैठा है। तो उसको क्या बोलेंगे? भाई मेरे अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरा बड़े स्केल पे मैक्सिमम लोगों को कवर करता है, तो इसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब जिसमें सबको कवर किया जाता है। अब ऐसे ये तो बेरोजगारी हो गया, फिर गरीबी हो गया, गरीबी भी एक पूरा बड़ा मुद्दा है ना? आप समझ रहे? एजुकेशन, एजुकेशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, तो सरकार उस पर काम करेगी। महंगाई, इन्फ्लेशन जैसे बोलते हैं भाई, तो महंगाई जो है क्या एक आदमी के लिए महंगाई है? ऐसा तो नहीं है भाई मेरे कि देश में एक ही आदमी के लिए महंगाई होगी या 10 आदमी के लिए होगी, ऐसा भी नहीं है। तो महंगाई भी बड़ा मुद्दा है, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। तो इसके सेट ऑफ प्रिंसिपल अलग होते हैं। जब पूरा देश चलाना होता है, देश की इकोनॉमी, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं। एक छोटी जगह की इकोनॉमी चलानी होती है तो हम माइक्रो को देखते हैं। बस ऐसे बातें आपको जो है इसमें समझनी है। यहां भी मैंने पूरा लिखा है, जो मैंने लिखा है उसी को मैंने समझाया भी है। जैसे आप देखिए कि माइक्रो में जो है हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, किसी स्पेसिफिक मार्केट को हम देखेंगे, ठीक है? तो खास मार्केट, घर, फर्म, इनको जो है माइक्रो में देखते हैं। और मैक्रो में मैंने बताया पूरी होल इकोनॉमी को देखते हैं, ठीक है? तो मैक्रो में जो है पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती किस किस पे करती है? तो जो माइक्रो वाली है वो करती है प्राइसिंग पे, डिमांड पे, सप्लाई पे, यूटिलिटी डिसीजंस पे, है ना? यानी एक एक छोटी छोटी चीज पे जो है ये एक तरह से फोकस कर रही है। लेकिन वहीं पे जो मैक्रो है, मैक्रो इसमें नहीं करेगी कि भाई एक वस्तु का प्राइस क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इस पे नहीं बात करेगी। वो बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे मतलब पूरे देश की आय के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, जीएनपी के ऊपर, उनकी बातें करेगी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, यानी बड़े लेवल की बातें करेगी, ठीक है? वहीं पे आप देखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि भाई हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको हम इंडिविजुअली लोगों को कैसे एलोकेट करें, ठीक है? वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये समझाती है भाई कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज कैसे बनानी चाहिए कि भाई मैक्सिमम लोगों को उसका फायदा हो पाए और हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो ग्रो भी हो पाए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर मैंने बता ही दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल पिक्चर देती है और बॉटम अप अप्रोच होती है, यानी कि एक कीट पतंगे वाली जो है वॉर्म अप्रोच जिसको बोलते हैं ना, कि वो जो कीट पतंगा जो चल रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो बर्ड्स अप्रोच होती है, बर्ड्स आई, यानी कि ऊपर पंछी उड़ रहा तो वो नीचे काफ़ी बड़े एरिया को देख लेता है, उसको बोलते हैं बर्ड्स अप्रोच, तो वो मैक्रो में होती है, ठीक है? तो ये मैंने सारा समझा ही दिया है। ऑफन इसको जो है प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इसमें की थ्योरीज यही है कि कंज्यूमर का बिहेवियर जैसे देखा जाता है कि भाई कंज्यूमर को हम कोई भी इनकम जैसे एलोकेट कर रहे हैं, तो वो इनकम जो कमा रहा है उसमें से कितना खर्च वो कर रहा है, वो कितना सेव कर रहा है ना? और उससे बहुत सारी चीज़ें पता लगती है कि भाई ये जो इकोनॉमी के चक्के में जो है कितना रुपया वापस आ रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें बहुत सारी पिलफरेज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ये चक्का चल रहा है ना? अब मान लो कि आप 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है? 100 रुपये कमा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, अब 100 रुपये खर्च नहीं किया, आपने मान लो कि 40 रुपये सेव करके रख लिया, तो वो इस चक्के में वापस कभी आएगा ही नहीं। तो वो क्या होगा, लीकेज हो गई एक तरह से, ये समझना आपने ना। तो वो लीकेज का पता लगता है, क्योंकि जो लीकेज हो गई इस चक्के में नहीं आया तो उतना ही आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है चीज़ें सब ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो ये हमें बातें ये चीज़ जो है समझाता है, ठीक है? और गोल इसका क्या रहता है, मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, यही इसका गोल रहता है। और साथ में फर्म्स ये देखती हैं कि व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, भाई किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, ये सारा फर्म्स इसके थ्रू जो है समझती हैं। इसमें अलग अलग तरह की मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सारी की सारी मार्केट होती हैं। और साथ में जो है बहुत सारे फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी भी होती है, जो हम आगे बात करेंगे। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा इसी के अंदर ही आता है। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है छोटी तस्वीर है, नीचे से ऊपर की तरफ हम देखते हैं, और इसी को प्राइस थ्योरी कहा जाता है। तो और कंज्यूमर का बिहेवियर मैंने आपको बता दिया कि कैसे देखा जाता है कि वो जो 100 रुपये कमा रहा है तो कितने रुपए वो वापस से चक्के में जा रहे हैं, खर्च कितना कर रहा है, और फिर सेव कितना कर रहा है। सेविंग को हम लीकेज बोल देते हैं। ये सारा का सारा वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें अलग अलग तरह की मार्केट बनेगी, परफेक्ट कंपटीशन वाली, मोनोपोली वाली, ओलिगोपोली वाली, ये हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना समझना है। तो और फर्म ये देख के डिसाइड करते हैं भी कितने सेक्शन को, कितने बड़ा लोग हैं जिनके लिए हमने ये सर्विस देनी है या ये प्रोडक्ट बनाना है, और कितना बनाना है, ठीक है? वो सारी की सारी चीज़ें, और कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, ये सारा का सारा इससे डिसाइड होता है। और कम पैसा, यानी कि कॉस्ट कम कर दी जाए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया जाए, यही इसका मेन मुद्दा है।
फिर मैक्रो इकोनॉमिक को हम बिग पिक्चर बोलते हैं या फिर बर्ड्स आई अप्रोच भी बोलते हैं। बर्ड मतलब कि ऊपर से जैसे पंछी उड़ता हुआ जो देख रहा है ना, एक तरह से ये क्या होगा, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल हो गया। और टॉप डाउन अप्रोच होगी, यानी ऊपर से पूरा का पूरा हम देख रहे हैं खड़े होके। जब आप ऊपर से खड़ा होकर देख रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा व्यू दिखाई दे रहा है, पूरा देश दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये लार्ज स्केल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। आप समझो कि जो मेनार्ड कीन्स था, मनमोहन सिंह बेशक से कीन्स की थ्योरी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन कीन्स ने क्या बोला कि जब भी मार्केट के अंदर मंदी आ जाएगी, ये मैं बोल के बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, तो मंदी आने के बाद गवर्नमेंट को अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना चाहिए। जबकि आप देखिए कि अगर मंदी आ रही है तो एक्सपेंडिचर, अगर हम खर्चा उस टाइम पे गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ा देगी तो पैसे आएंगे कहाँ से वापस से गवर्नमेंट में। लेकिन उसने बोला कि बढ़ाना चाहिए है। उसका कारण ये है कि भाई उससे जब गवर्नमेंट एक सेक्टर को पुश करेगी तो जो इकोनॉमी का चक्का है वो घूमता रहेगा, लोग डिमोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट भी उस टाइम पे खर्च नहीं करेगी तो वो चक्का रुक जाएगा और उससे जो है एक अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विशेषज्ञों ने जो है उसकी इस थ्योरी को नकारा था। क्यों नकारा था? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये जो चक्के की आप बात कर रहे हैं, जैसे ये चक्का घूमेगा, मंदी के दौर में घूमेगा, उससे महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इनफ्लो कर रहे हैं बहुत सारी मनी। जब आप इनफ्लो कर देंगे बहुत सारी मनी को चक्के में डाल देगी गवर्नमेंट, तो क्या है कि लोगों के पास वो पैसा जाना शुरू हो जाएगा। जब जाएगा तो चीजें और महंगी हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर पैसा कम जाएगा लोगों के हाथ में तो चीजें सस्ती होंगी, लोग डिस्काउंट पे बेचना शुरू कर देंगे। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यानी कुल मिला के कीन्स की थ्योरी को मनमोहन सिंह बेशक से फॉलो करते हैं, लेकिन कीन्स की थ्योरी से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। बट वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव थ्योरी है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैंने अभी जो आपको समझाया कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी की सारी बातों पर ये फोकस करता है। फिर हमें फिस्कल पॉलिसी कैसी बनानी है, अभी सरकार देखेगी कि रेपो रेट कितना करना है, आरबीआई देखेगा, है ना, रिवर्स रेपो रेट क्या करना है, भाई मेरे कितना पैसा जो मनी फ्लो करना है मार्केट में, कितना रोकना है ना। वो सारी की सारी जितनी भी टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर ही आ जाती है ना। और इससे ही जो है इन्फ्लेशन भी इसी से डिसाइड होती है। ये कुल कहानी है, ये लिखी वही हुई है, बस इसको बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं। एक बार मैंने आपको समझा दी। ये टॉप डाउन अप्रोच है, बड़ी तस्वीर देखती है। और जॉन मेनार्ड कीन जो है उन्होंने बताया कि बड़े लेवल पे हम कैसे पूरे के पूरे देश के अंदर चला सकते हैं। ये वही थ्योरी जो है अभी मैंने आपको समझाई है। चलिए, अब अल्टीमेटली क्या है कि ये दोनों चीज़ें जो माइक्रो और मैक्रो जो है दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि ये वीडियो प्राइवेट मत कीजिएगा। अच्छा, बैच ले रखा, बहुत बढ़िया है जी जी। चलिए, तो अब आप देखिए कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड भी होती है, यानी माइक्रो और मैक्रो आपस में इंटरकनेक्टेड है, यूं करके, है ना। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग तरह से आप इसको देखिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे इसी में एक थ्योरी आती है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि ये क्या होती है। ये एक्चुअली में क्या है, आप समझिए कि बचत का पैराडॉक्स है ना, बचत का सिद्धांत है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि होता क्या है कि जब एक चक्का घूम रहा है ना, उस घूमते हुए चक्कर में क्या होगा कि जैसे ही रिसेशन आएगा, जैसे आज देखोगे वो भड़वे ट्रंप ने कितना गंद मचाया है ईरान के साथ, तो आज हमारे देश में एलपीजी की कमी हो गई है बहुत ज्यादा, है ना। और अभी आने वाले समय में तेल की भी कमी हो जाएगी, जैसे आपको पता है ना। तो ये सब चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनसे आप देखिए कि लोग अपनी बच्चियों की शादी तक नहीं कर पा रहे हैं ना, लोगों के घर में जो है सिलेंडर नहीं है भाई, बहुत सारे बिजनेस, होटल ठप हो गए इस चक्कर में, क्योंकि और आप देखिए चाय वालों ने, जो 10 रुपए की चाय मिलती थी वो आज 25 रुपए की चाय हो गई है ना। जो समोसा 10 रुपए का मिलता था आज वो 30 रुपए का, 40 रुपए का समोसा बिक रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं भैया सिलेंडर ही महंगा हो गया, हम क्या करें, है ना, हम कहाँ से लाएं भाई, 5-5 हज़ार का लोग उल्टे पुल्टे तरीके से सिलेंडर ले रहे हैं। आप देखिए ये हाल हो गया। तो इससे क्या होता है, जब रिसेशन आता है भाई मेरे, तो रिसेशन में लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हम अपने पैसे को क्यों व्यर्थ करें, क्या पता कि मार्केट में कल को क्या होना है ना, और जो कमाया है यही तो हमारे पास जीवन भर में है। तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे को या तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। आप देखिए आज गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, बहुत आपको इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये मजेदार कंसेप्ट है ना। तो वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है ना। इससे पहले शेयर मार्केट में लगाते हैं, अब शेयर मार्केट में कोई लगाना नहीं चाहता भाई मेरे, शेयर मार्केट से तो लोग धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे हैं ना, कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी शेयर मार्केट में लगा के रखेंगे तो इसीलिए शेयर मार्केट टूटती है, गोल्ड जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर बॉन्ड्स खरीदते हैं तो वो बॉन्ड्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं उनके प्राइसेस। अब वहां से आप समझिए कि चाहे तो आपने गोल्ड में खरीद लिया है ना, या फिर आपने अपने घर में रुपए रख लिए कहीं पे भी सेव करके, वो जो सेविंग होती है, मैंने बार बार बोला, वो एक लीकेज के तौर पे रहती है, यानी इकोनॉमी के चक्के को रोकती है, वो ऐसे समझ लीजिए। और एक हो गया सेविंग प्लस एक हो गया टैक्सेस। ये दोनों ही क्या है, अभी मैंने क्या बताया, लीकेज।
ये आपसे पूछा जा सकता है लीकेजेस में क्या क्या आता है, सेविंग और टैक्स। टैक्स भी क्या होता है कि जैसे मान लो आप 100 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 10 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो असली में डिस्पोजेबल इनकम आपके पास 90 ही रुपये बची, यानी वो 10 रुपये तो आप खर्च ही नहीं कर पाएंगे, वो तो 10 रुपये का टैक्स तो आपको देना ही देना गवर्नमेंट को। जब आप वो खर्च ही नहीं कर पाए तो वो भी एक लीकेज ही हो गया, यानी कि वो अल्टीमेटली चक्के में नहीं आया, वो सीधा गवर्नमेंट के पास चला गया। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन इकोनॉमी में तो नहीं आ पाया ना, तो यानी आपकी परचेजिंग पावर कम होगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमने अब क्या किया कि 12 लाख के जो है तक कोई टैक्स नहीं है, और 75,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन देके 12,75,000 पे एक इंडिविजुअल को कोई टैक्स नहीं देना है। वो इसीलिए किया है ताकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच पाएं, उन एक्स्ट्रा पैसे से आप जो और माल खरीद पाएं और सामान खरीद पाएं, जिससे हमारी इकोनॉमी को जो है एक धक्का मिल पाए, आगे बढ़ पाए हमारी इकोनॉमी, ऐसे समझना है। तो ये जो इकोनॉमिकल स्लो डाउन में ये जो आपने देखा अभी है ना कि जो पैराडॉक्स है थ्रिफ्ट का है ना, जो अभी मैंने बताया बचत का सिद्धांत जो है सेविंग की वजह से क्या होता है, ये एक इशू क्रिएट हो जाता है, इकोनॉमी जो है डूबना शुरू हो जाती है, उसके अंदर ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो कुल मिला के अब हम इसको समराइज कर लेते हैं माइक्रो और मैक्रो को। सीधी बात है, माइक्रो जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे एक व्यक्ति के हिसाब से या एक छोटे सेक्शन के हिसाब से है, मैक्रो जो है वो एग्रीगेट यानी एंटायर इकोनॉमी के हिसाब से है। माइक्रो जो होती है वो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है भाई मेरे, जबकि मैक्रो जो है वो क्या करती है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी और ग्रोथ में हेल्प करती है। यही तो अभी तक हम समझ के आए हैं। फिर मेन टूल्स की बात करते हैं तो माइक्रो के मेन टूल्स होंगे डिमांड एंड सप्लाई की एनालिसिस, जबकि मैक्रो के मेन टूल होंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब बातें होंगी। एग्रीगेट मतलब कि सबकी पूरी की बात होगी, है ना, और यहाँ पे सिंगुलर डिमांड सिंगुलर सप्लाई की बात होगी। वहीं पे आप देखिए कि प्राइस सेंट्रल वेरिएबल क्या रहेंगे, तो आप देखिए माइक्रो में जो खेल है वो प्राइस का रहेगा कि इस वस्तु का प्राइस कितना कर दे कम से कम, है ना, कि ये बिक जाए। लेकिन मैक्रो में जो है प्राइस का नहीं रहेगा, मैक्रो में हम बात करेंगे इनकम की, कि आदमी की इनकम को बढ़ा दिया जाए, ना कि किसी वस्तु के प्राइस को कम कर दिया जाए। जब इनकम बढ़ गई तो इंसान महंगी भी चीज़ ले लेगा, तो इस तरीके से हम समझते हैं। फिर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो भाई मेरे जो माइक्रो है वो क्या है, वॉर्म आई अप्रोच है। वॉर्म मतलब कि एक कीट पतंगा जो बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें देख रहे हैं नीचे से, वो वॉर्म आई अप्रोच हो गई। वहीं पे जो मैक्रो है ये बर्ड्स आई अप्रोच है। जब बर्ड ऊपर उड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था, तो वो नीचे बहुत सारी लोकेशन को एक साथ देख लेता है, यानी पूरी कंट्री को हम बर्ड की आई से देख रहे हैं, ऊपर जाके देख रहे हैं। तो ये हो गई आपकी दो पर्सपेक्टिव। चलिए अब सवाल करते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने लगभग आपको सारा माइक्रो मैक्रो समझा दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, ये चार्ज नहीं हो रहा क्या? एक सेकेंड रुकिए भाई। हाँ, चार्जिंग में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ अब ठीक है, शुक्र है भाई, चार्ज होने लग गया। हाँ, गैस के बाद अब ऑयल का भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सवाल देखिए आप, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथन कौन सा सही है उसको हमें बताना है। असर्शन रीजनिंग है बेसिकली, तो ये हमें बताना है। तो पहला सवाल ये पूछता है कि इन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रीटिंग ए सिंगल कमोडिटी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल गुड्स अलाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ एग्रीगेट एनालिसिस। ये देखिए कि एक्चुअली बोल रहा है कि हम क्या करते हैं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो मतलब क्या मैंने बोला, बर्ड्स आई अप्रोच, सब के बारे में बात करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक सिंगल कमोडिटी को हम जो है, एक सिंगल कमोडिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, सभी गुड्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि उसके अंदर अगर मैं वस्तुओं की बात कर रहा हूं तो वो सारी देश की वस्तुओं की बात करेगी। उसमें ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये सेब अलग वस्तु है, थाली अलग वस्तु है, ऐसे नहीं बोलते। उसमें वस्तु मतलब सभी वस्तुएं, सर्विस मतलब सभी सेवाएं, है ना। क्या यही होता है ये बोल रहा है? तो बिल्कुल यही बात है, ये बात तो उचित है एकदम। लेकिन दूसरी बात क्या बोल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑल इंडिविजुअल गुड्स ऑलवेज बिहेव आइडेंटिकल। भाई क्या हर इंडिविजुअल गुड जो है वो आइडेंटिकल बिहेव करेगी? मेरे को खुद कॉमन सेंस से बताइए कि एक आईफोन और एक आटे का पैकेट, क्या दोनों सेम बात है? क्या दोनों, अब सब समझो कि आज आईफोन अगर मान लो कि 1 करोड़ रुपए का हो जाए, है ना, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, आईफोन बहुत महंगा होता है, 1,00,000-2,00,000 का आता है, 1 करोड़ का हो जाए, तो क्या कोई व्यक्ति आईफोन लेने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। लेकिन वहीं पे आज आटा जो 40 रुपए का मिल रहा है वो 500 रुपए किलो हो जाए, बहुत बढ़ा दिया मैंने आटे का भी प्राइस, तो क्या आप सोचेंगे आटा लेने का? बिल्कुल सोचेंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। तो क्या दोनों आइडेंटिकल बिहेव था? बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं था, दोनों का रिवर्स बिहेवियर मैंने आपको साबित करके दिखा दिया, है ना। नमक का प्राइस है, आज आपको 20 रुपए का नमक का पैकेट मिलता होगा, कल को मैं 1000 रुपए का कर दूं नमक का पैकेट, आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। नमक इतना जरूरी है, चीनी इतनी जरूरी है कि इंसान इसके बिना जीवन नहीं जी सकता, बताओ। तो ये सारी आइटम आइडेंटिकल बिहेव नहीं करती हैं, जबकि ये कह रहा है आइडेंटिकल बिहेव करती है। दिस इज रॉन्ग, ओनली ए इज ट्रू, ठीक है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स इसका सही उत्तर है। चलिए ये हमें दे रखा है पूरा का पूरा असर्शन रीजनिंग। अगेन जो है ये वही तो नहीं कहीं, हाँ ये तो वही वाला क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है, ये तो सेम ही आ गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड की फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। तो अब ये हमसे पूछ रहा है मैक्रो का, है ना। तो मैक्रो का जो मुख्य फोकस है वो किसको माना जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या आपको बताया था, मैक्रो में हम पूरा ओवरऑल बर्ड्स आई अप्रोच देखते हैं, सबका टोटल। तो ओवरऑल में ओवरऑल परफॉर्मेंस बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समग्र प्रदर्शन देखते हैं, चलिए। अब इसके बाद मैं एक नया कंसेप्ट आपको पढ़ाता हूं। यहां पे नया कंसेप्ट आप देखिए, एक सर्कुलर फ्लो का होता है। सर्कुलर फ्लो जो होता है ना, यानी कि पैसे का फ्लो गोल में चलता कैसे है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, लोग जनरली 2 स्टेप मॉडल तो पढ़ा देते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली में 3 मॉडल बनेंगे। एक 2 स्टेप का मॉडल बनेगा, एक 3 स्टेप का बनेगा, 4 स्टेप का बनेगा। जनरली लोग 4 स्टेप तक तो पहुंचते ही नहीं है, 2 स्टेप का पढ़ा के जो है निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जरूरी है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, आजकल थोड़ा सा इसने अपना दायरा बढ़ा दिया है, तो मैं 4 स्टेप के मॉडल आपको बताऊंगा। 1 स्टेप कुछ नहीं होता, कम से कम 2 आदमी चाहिए इसके अंदर, तभी ये काम हो पाएगा। तो ये होता क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूं। एक्चुअली में आपको समझना है कि आप जैसे सपोज करो कि एक बिजनेस आप चला रहे हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप सपोज करिए कि चला रहे हैं। अब जब आप एक बिजनेस चलाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप देखिए कि जैसे मैं इसको भूल जाइए, अभी ये आपका बिजनेस है, ठीक है। ये आपने एक फैक्ट्री खोली। मुझे आप बताइए, इस फैक्ट्री के अंदर आप क्या करेंगे, आप बहुत सारा पैसा लेकर आएंगे, कैपिटल लेके आएंगे। वो कैपिटल से क्या करेंगे, यहाँ आप जमीन अपने किराए पे ले ली, उसका रेंट पे कर देंगे या कैपिटल का इंटरेस्ट पे कर देंगे। लेकिन आप देखिए, जो वर्कर होंगे वर्कर्स, उनको क्या करोगे, आप वेजेस दोगे, सैलरीज दोगे, ठीक है। आप मुझे बताइए, सपोज करो, अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, 100 रुपए आप लेकर आए, ठीक है, कैपिटल। अब वो 100 रुपए में आपने क्या किया, ये जो वर्कर लोग हैं इनको सपोज करो, एग्जांपल के लिए मैंने बता रहा हूं आपको, 50 रुपए की आपने इनको सैलरी दे दी, बाकी 50 का अदर खर्चा हो गया आपका, ठीक है। और हो सकता है उसमें से आपने 10 रुपए प्रॉफिट बचा लिया हो। तो कुल मिला के आप समझना, अब जब इनको दे दी सैलरी, ठीक है, तो अब आप समझो यहां पर मैं हाउस होल्ड लिख लेता हूं। हाउस होल्ड यानी कि वही वर्कर है। अब यही वर्कर क्या करेंगे, ये इस तरफ जाएंगे, ठीक है। इनको जो है 50 रुपए इस तरफ जा चुके हैं। इधर फैक्ट्री है, पूरी फैक्ट्रियां देश की आप एक मान लीजिए और पूरा हाउस होल्ड देश के एक मान लीजिए, ऐसे आप समझिए। अब ये 50 रुपए जब इन वर्करों पे आए तो आपको क्या लगता है कि ये वापस से 50 रुपए खर्च कर देंगे क्या। यहां से 100 रुपए सभी फैक्ट्रियों ने चलाए और 50 रुपए उसमें से हाउस होल्ड में जो है दे दिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये हाउस होल्ड वाले 50 के 50 खर्च वापस कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हाउस होल्ड में से हो सकता है बहुत ही कंजूस आदमी हो कोई, तो वो क्या करेगा कि उसकी 10 रुपए सैलरी है मान लो, तो वो 5 रुपए बचाने की कोशिश करेगा। ऐसे करके 3-4 लोगों ने और बचा लिए। तो कुल मिला के हुआ क्या, मान लेते हैं कि 20 रुपए इन लोगों ने सेव कर लिए, अपने पास रख लिए, कहीं बैंक वगैरह में नहीं रखा, अपने पास रख लिए। अब होगा क्या कि यहां से फैक्ट्री के फ्लो में जो कितने रुपए जाएंगे वापस, देखो दिया तो फैक्ट्री के मालिक नहीं है इनको पैसा, और कहां से आएगा इनके पास पैसा, सैलरी तो इसी ने दी है। अब 50 रुपए सैलरी दी, लेकिन कुछ लोग कंजूस थे, उन्होंने 20 रुपए अपनी जेब में डाल के रख लिए। उन्होंने बोला हम खर्च करेंगे ही नहीं, चाहे जिंदा जी मर जाए खर्च नहीं करेंगे ना, पैसा निकालना ही नहीं है जेब से। तो 30 रुपए केवल पूरे के पूरे इनफ्लो में वापस आए। अब आप मुझे बताइए कि टोटल जो 100 रुपए का फ्लो मालिक ने चलाया था, अब फ्लो कितना बन गया। अब अगर आप देखेंगे तो उसमें 20 रुपए आपका लीकेज है, दिस इज लीकेज। और ये इसमें कोई टैक्सेशन वगैरह नहीं है, क्योंकि ये 2 स्टेप मॉडल है। इसमें हमने क्या बोला, एक फैक्ट्री होगी, एक हाउस होल्ड होगा, इसमें गवर्नमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई लीकेज। तो अब मेरे को बताओ, अब पूरा का पूरा फ्लो के अंदर, अब पूरे फ्लो में जब मैं देखता हूं तो कितना रुपए है, अब पूरे फ्लो में जो है केवल 80 रुपए है फ्लो में, 80 रुपए है फ्लो में। क्या ये बात आप मानते हैं? अगर ये 80 रुपए ही फ्लो में रहेंगे, आपको क्या लगता है हमारी इकोनॉमी उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। जब 100 रुपए पहले थे तो उससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। अब जब 80 ही रुपए इकोनॉमी में रह गए तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में उस मालिक को क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्रियों के मालिक को जो 20 रुपए कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। ये 20 रुपए कहीं से अरेंज जब करेंगे तो वो क्या करेंगे, इस 20 रुपए को इस इकोनॉमी में क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट, भाई तुम्हें वायरल हो गया तो डॉक्टर क्या करेगा, पिछवाड़े में टीका लगा के और यूं इंजेक्ट कर देता है तुम्हारे अंदर, है ना, ताकि तुम्हें ठीक किया जा सके। एक्स्ट्रा इंजेक्ट करता है अंदर, और जिससे वो जाके जो है कुछ कुछ केमिकल दवाई करती है और वो आपको ठीक कर देती है। अब यही भी बीमार हो गई थी इकोनॉमी, तो 20 रुपए इन्होंने कहीं से उठाए, भाई मालिक ने कहीं से भी लेकर आया, भाई चाहे बैंक से लोन लेकर आया, चाहे कहीं से कर्जा लेकर आया, खुद के पड़े थे पैसे, उसने 20 रुपए वहां पे ठोक दिए पूरी इकोनॉमी में। जो इकोनॉमी अभी 80 पे चल रही थी वापस से 100 पे चलने लग गई। इसको बोलते हैं इंजेक्ट करना, किसी भी चीज को इंजेक्ट करना इकोनॉमी में। क्या ये कंसेप्ट आप समझ पाए? तो मैंने कुल मिला के आपको सारा कंसेप्ट बता दिया कि इससे क्या होता है, जब भी इकोनॉमी नीचे की तरफ जाने लगती है तो एक्स्ट्रा पैसे और ठोकने पड़ेंगे, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। यानी मालिक को बार बार जो है आप समझिए कि वापस से पैसे ठोकने ही पड़ेंगे बीच में। तो यही सारा का सारा इसका कंसेप्ट चलता है। तो यहां जो मैंने अभी बता रखा है इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो ये जो है मैंने वो सारा का सारा बताया है, ये पूरा का पूरा 2 स्टेप वाला मॉडल है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया लीकेज में इसमें लिख रखा है सेविंग्स, सेविंग्स के अलावा और लीकेज क्या हो सकती है, टैक्सेस भी लीकेज में आएंगे, लेकिन वो 2 स्टेप मॉडल में नहीं आएंगे, ये तो 2 स्टेप मॉडल मैंने बताया है अभी आपको, है ना। और इन्वेस्टमेंट कोई भी वापस से करते हैं तो वो इंजेक्शन के तौर पे काम करता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये 20 रुपए की वापस से इन्वेस्टमेंट कर दी, ये इंजेक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये जो अभी मैंने चार्ट बताया आपको बस उससे ही समझना है। अब 2 सेक्टर मॉडल में अभी जो आपको बता के आया हूँ, 2 सेक्टर मॉडल ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि इधर हाउस होल्ड है, इधर फर्म है, वही जो मैंने अभी पूरा कहानी आपको बताई है। और इनको जो पेमेंट दी जाएगी उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, और जो प्रोडक्शन में पैसा लग जाएगा उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, बस ऐसे ही है ना। और यहाँ से बदले में यही कंपनियां जो है इन्हीं को जो है गुड्स देंगी, जो भी बनाएंगी, कोई कपड़े वाली फैक्ट्री होगी, कोई राशन वाली फैक्ट्री होगी, तो ये अल्टीमेटली हाउस वाले जो है उन्हीं को, कंपनियों को ही पैसा देने वाले, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन जैसे मैंने बताया बचत के लिए जो पैसा उन्होंने 20 रुपये रख लिया, फिर इस मालिक को जो है 20 रुपये और डालने पड़ेंगे, तब जाके ये काम हो पाएगा। अब इसमें 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। कभी भी एक फैक्ट्री लगानी है तो आपको क्या क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए, फिर लैंड के बाद क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर के बाद आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। कैपिटल के बाद आपको एंटरप्राइज चाहिए, भाई मेरा एंटरप्राइज में होता है एंटरप्रेन्योर। तो कुल मिला के क्या होता है, लैंड के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, जो पैसा आपके पास है लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लैंड के साथ रेंट है, लेबर के साथ वेजेस हैं, वेजेस मतलब आपको सैलरियां देनी है, कैपिटल के साथ इंटरेस्ट है, आपने कहीं से पैसा उठा रखा है तो उसको ब्याज देना है, तो वो इंटरेस्ट हो गया। और एंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योर की जो मैं बात करता हूँ, फाइनल में जाके आप देखेंगे साल भर के बाद आपके पास जो पैसा बच गया एक्स्ट्रा में, दैट इज योर प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर के पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ये पैसे की टर्म में मैंने बात आपको समझाई है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे लिख भी रखा है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा हमने लिख दिया इन्हीं के साथ जो है मैच करके, ठीक है। तो वो लैंड के साथ आप रेंट ही मैच करना, लेबर के साथ वेजेस करना, कैपिटल के साथ इंटरेस्ट करना, और एंटरप्राइज के साथ प्रॉफिट, उल्टा पुल्टा मत कर देना। चलिए, ये हो गया 2 स्टेप मॉडल। अब 2 स्टेप मॉडल में ये सारा मैं बता ही चुका, सेविंग जो है वो लीकेज होती है, ये वही लिख रखा है जो अभी मैंने बताया है ना। और इसमें जो है फर्म जो है यहाँ पे सेविंग लीकेज हो गई, और लेस कंजम्पशन मींस कि फर्म को जो है लेस इनकम होगी। मैंने बता दिया पहले कि भाई 20 रुपये उस आदमी ने बचा लिए, तो फर्म को इनकम कहाँ से होगी, वो 20 रुपये जब वो अपनी जेब में ही डाले बैठा रहेगा कंजूस आदमी, तो इस वजह से जो उनको लेस इनकम होनी शुरू हो जाएगी। ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे जो है अल्टीमेटली हमारा नेशनल इनकम जो है वो खतरे में आ जाएगा, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा मनी इंजेक्ट करनी पड़ती है। ये वही सब कंसेप्ट आपको समझा रखा है, उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि आई बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा, जब आपकी सेविंग और इंजेक्टेड मनी बराबर हो जाएगी। जो मैंने बोला था ना 20 रुपए, तो वो 20 रुपए आप समझिए कि सेविंग जो है और इधर जो है हमने इंजेक्ट मनी कर दी 20 रुपए, तो वो दोनों बराबर होंगी, तभी इसके अंदर इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो सकता। बस ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब आता है 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्रिस्टल क्लियर ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसको भी क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत बहुत शानदार है। कोई लाइट नहीं जल रही क्या? चलिए, अब अगला फैक्टर, ये बुक में है भाई मेरे, ऐसा मत बोलो कि बुक में नहीं है, बुक में डाल रखा है ये सारे का सारा। आप थोड़े पेजेस को स्क्रॉल करके देखिए, 2 स्टेप 3 स्टेप मॉडल होगा। हाँ, ये जरूर है कि एक्स्ट्रा में कुछ कुछ चीजें मैं जरूर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपडेशन का यही मतलब होता है। अगर मैं सेम चीज ही पढ़ाता रहूंगा तो फिर तो मेरे कंटेंट और किसी और के कंटेंट में फर्क ही है ना। ये पेपर में आ रही है चीजें तो पढ़ाऊंगा ही ना। अब देखिए, हम 3 सेक्टर मॉडल पे काम करते हैं। 2 सेक्टर वाला बता दिया, अब 3 सेक्टर वाला बताते हैं। 3 सेक्टर में क्या, हाउस होल्ड तो आपका रहेगा ही, वर्कर वाला, फर्म भी रहेगी, लेकिन अब गवर्नमेंट भी पिक्चर में आ जाएगी। तो गवर्नमेंट आप समझिए बीच में आ गई, ठीक है। हाउस होल्ड पहले से है, फर्म पहले से है, अब गवर्नमेंट भी पिक्चर में आ गई। तो अब समझो कि होगा क्या, अब ये फर्म जितना भी पैसा कमाएगी, अगर गवर्नमेंट भी पिक्चर में आए तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, इसे टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स भी क्या है, टैक्स भी एक लीकेज है। टैक्स भी क्या है, एक मैंने बताया था आपको, लीकेज है, क्योंकि ये पैसा भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास चला गया, इस चक्के से तो बाहर हो गया ये पैसा। और फिर ये हाउस होल्ड भी टैक्स देंगे भाई गवर्नमेंट को, ये भी टैक्स देंगे, ये भी एक लीकेज है। दोनों ही तरफ से एक साफ साफ लीकेज आपको दिखाई दे रही है। सेविंग जो करेंगे सो करेंगे, सेविंग कहां करेंगे, बैंकों में जाके करेंगे, है ना। वो तो जो करेंगे करेंगे ही, है ना। और ये फर्म भी हो सकता है कुछ ना कुछ सेविंग वगैरह कर रही हो, लेकिन वो तो है ही था। उसके अलावा टैक्स एक और लीकेज यहां पे क्रिएट हो गई है। जब 3 स्टेप का मॉडल आता है तो 2 तरह की लीकेज आ गई, एक टैक्स आ गया लीकेज और एक सेविंग आ गया। क्या ये बात आपको समझ आ पाई है? मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि पहले टैक्स किसको देते, जब गवर्नमेंट थी नहीं उस जगह पे, तो इनविजिबल हैंड से मार्केट अपने आप चल रही थी, है ना। लेकिन अब गवर्नमेंट आ गई है तो वो कोई ना कोई रूल्स बनाना शुरू कर देगी, इस वजह से ऐसा है। अब इसमें आप समझिए कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा, है ना, सिर्फ इस चीज को मत देखिए। इसमें अब देखो, जैसे पहले हमने क्या देखा था, इंजेक्शन क्या था भाई, कि उसी कंपनी
कंपनी के मालिक को ही इंजेक्ट करना पड़ रहा था मनी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा उल्टा समझना है आपको। अब सारा कुछ कंपनी का मालिक नहीं करेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट पिक्चर में आएगी तो आप समझिए कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को भी टेबल चेयर चाहिए, सरकार को भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी, सरकार को भी पानी इस्तेमाल करना है, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी। ये सारा जो चीज होने वाली है, सरकार ये सारी वस्तुएं कहां से लेने वाली है भाई? ये बताओ ना, कहां से लेगी भाई? रोज तुम्हारा ऑफिसर चाय पिएगा, है रोज वो खिचड़ी खाएगा, रोज वहां पे खाने होंगे आपके ऑफिस में, कहां से लेगी सरकार ये सारी चीजें? ये किसी ना किसी फर्म से ही लेने वाली है, ये सारा सामान किसी ना किसी फर्म से लेने वाली है। तो यानी कि सरकार भी तो खर्चा करने वाली है, तो वो सरकार भी जहां पे टैक्स ले रही है कुछ पैसा तो इसको सरकार एक्सपेंडिचर के फॉर्म में भी देगी भाई मेरे, खर्चे के फॉर्म में भी तो देगी इसको। तो इस फर्म को वो भी फायदा होने वाला है एक एक्स्ट्रा, क्योंकि अब सरकार भी इसकी चीजों को इस्तेमाल करने वाली है। समझ गए? फिर दूसरा, सरकार क्या करेगी, कुछ सब्सिडियां भी देती है बहुत सारी चीजों में। तो आप देखिए जहां पे एक खर्चा तो है ही है, खर्चा भी करेगी और सब्सिडी भी देगी, ठीक है। तो सब्सिडी जो देगी भाई, कि तुम्हें छूट दे दी सरकार ने, जैसे टैक्स हॉलीडे दे दी, 3 साल के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। या फिर तुम्हें जो बोल दिया कि भाई अभी जैसे ईवी के व्हीकल्स हैं, ईवी के व्हीकल में बोल दिया कि भाई ये जो व्हीकल हैं इनको हम 20% सस्ता कर देते हैं, है ना, अगले 5 साल के लिए। यानी कि 20% अमाउंट जो गवर्नमेंट आपको देगी। तो मार्केट में 100 रुपए वाला व्हीकल जो है आपका समझिए 80 रुपए का बिक रहा है, तो लोग ले लेंगे उसको। पॉइंट समझ रहे हैं आपकी क्या हो रहा है? अल्टीमेटली सब्सिडियां जो है वो भी तो इंजेक्शन का ही रूप है। तो अब आपको ये समझना है कि इंजेक्शन जो इसमें होने वाला है वो सब्सिडी भी हो सकती है, और साथ में ये जो एक तरह से एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ये भी एक तरह से इंजेक्शन का काम करेगा। और तीसरा, जो ये मालिक लोग इन्वेस्ट करेंगे कंपनियों के, अंबानी अडानी, ये भी इंजेक्शन का है। तो 3 तरह के इंजेक्शन मैंने आपको यहां पे समझा दिए। तो ये कुल मिला के अभी के लिए मैंने आपको समझाया कि है क्या चीज है, ठीक है। और इसी में जैसे गवर्नमेंट है तो वो अपने इंप्लॉइज को सैलरी देगी, पेंशन देगी, स्कॉलरशिप देगी, ये सारे तो हम कहानी समझ ही चुके हैं। तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में भी बहुत सारी चीजें रहेंगी। एक तो इनके बीच में ट्रांजेक्शन चलेगा, एक इनके बीच में चलेगा ट्रांजेक्शन, और एक इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन चलेगा। अब 3 तरह के ट्रांजेक्शन चलने वाले हैं। समझ गए इस बात को आप लोग? चलिए, यही मैंने समझाया। ये सब लिखा वही हुआ, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया, बस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जैसे अब लिख लिया कि सब्सिडियां देंगे, है ना, कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं, ये सारे ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, है ना। फिर क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट और गवर्नमेंट के बीच में क्या रहता है कि गवर्नमेंट जैसे कई बार बहुत सारे फंड्स लेकर आती है तो वो इन्वेस्ट करती है वहाँ पे, या गवर्नमेंट भी कई बार क्या करती है, बोरो करती है मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट और यहाँ पे खर्चा करती है। भाई पुल बना रही है तो गवर्नमेंट ही तो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है हमारे देश में, तो ये भी तो गवर्नमेंट खर्चा ही कर रही है, इससे भी तो इकोनॉमी का चक्का चलेगा। तो ये भी एक तरह की चीज़ है। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम क्या बनता है भाई मेरे? कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस। ये दोनों क्या है? लीकेज है ये, सेविंग और टैक्सेस। मेन तो कंजम्पशन है, जितना हमारा देश कंजम्पशन करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेस किसके बराबर होनी चाहिए? मैंने आपको पहले ही समझाया था कि वो किसके बराबर होंगे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। और कुल मिला के कहानी ये है, दोनों तरफ से कंजम्पशन को आप हटा दो तो यानी कि जो लीकेज है जो वो इंजेक्शन के बराबर होनी चाहिए, इंजेक्शन के बराबर होनी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, आप देख लो, सी को दोनों तरफ से हटा दो तो ये क्या है? ये लीकेज है, सेविंग और टैक्सेस। और इंजेक्शन क्या है भाई? आपने जो इन्वेस्टमेंट लगा दी और गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर कर दिया, ये इंजेक्शन है। तो कुल मिला के लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन ही हो रहा है। मैंने आसान भाषा में आपको पूरा ही समझा दिया है, ठीक है। तो वो जो एक हमारी बड़ी हैवी वाली क्लास हुई थी जिसके अंदर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा था इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसमें मैंने ऊपर से पढ़ाया था, तो वो कहते सर ऊपर से जा रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कितने गहराई में जाके हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से वो कौन लड़का था मुझे तो ध्यान नहीं है ना, तो अब उसको समझ जरूर आ गया होगा कि कितनी डेप्थ में जाके मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। इकोनॉमिक्स इतनी आसान नहीं है ना कि मैं ऊपर से पढ़ाऊं। वो वीडियो उन लोगों के लिए थी मैराथन जिनको पहले से जिन्होंने पढ़ रखा है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको मेरे को बड़ा बॉटम में जाके समझाना पड़ता है चीजों को। आई होप कि ये बात भी आप समझ चुके होंगे। ये तो था आपका 3 सेक्टर का मॉडल। अब अगला मॉडल आता है 4 सेक्टर का। 4 सेक्टर के मॉडल में क्या खास हो जाएगा भाई? ये 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी जो 3 लोग आपने देखा, हाउस होल्ड, फर्म और जो आपका है गवर्नमेंट, ये तो रहेंगे ही। चौथा आदमी कौन आ सकता है आपके हिसाब से? है चौथा आदमी ट्रंप आ जाएगा, है ना। ट्रंप उठ के आ जाएगा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। चौथा आदमी कौन आएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी भाई मेरे। तो यानी कि फॉरेन सेक्टर भी भारत के अंदर एंटर कर गया। यानी आप देखो, हाउस होल्ड था, फर्म थी, गवर्नमेंट थी, अब चौथा आ जाएगा फॉरेन वाला।
तो अब आप समझना फॉरेन वाले के आने से क्या होगा। बाकी सारे प्रोसेस तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, अब मैं वापस से उसमें नहीं जाता हूं। अब फॉरेन वाले के आने से क्या होगा आप समझना, जैसे हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के लोग अगर फॉरेन में गए हुए हैं तो वो वहां पे जो भी सर्विसेज कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो पैसा वो हमारे देश में भेजते हैं, है ना, या फिर आप सपोज करो कि यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो यूट्यूब बहुत सारे, पढ़ाने को छोड़िए, बहुत सारे जो व्लॉगर वगैरह यूट्यूब इनको पैसे भेजता है भारत के अंदर। यूट्यूब क्या है, एक फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, और वो हमारे भारत के लोगों को अगर करोड़ों रुपए दे रहा है पर साल में, करोड़ों रुपए देते हैं, अरबों भी हो सकते हैं ना, कितने भी लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको दे रहा है, तो वो सारे रुपए एक तरह से क्या हो रहा है, फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है हमारे देश को। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का चक्का चल रहा है कि नहीं चल रहा। विदेश से आया ना वो पैसा, तो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, मेरे को बताओ। आज क्यों मोदी को ट्रंप की जो है इतनी सुननी पड़ रही है? क्यों वो ट्रंप के सामने नहीं बोल पाता? भाई आज अगर अमेरिका की सर्विसेज खत्म हो जाए हमारे देश से, हमारा देश ही डूब जाएगा, मैं बता रहा हूँ। सारी शेयर मार्केट धड़ाम आएगी नीचे। आप देखिए, अकेला यूट्यूब को बंद कर दीजिए, अकेले गूगल को बंद कर दीजिए, आज जितने भी ये व्लॉगर व्लूगर, जितने भी टीचर टूचर सब घूम रहे हैं ना, सारे नीचे बैठ जाएंगे आके, है ना, आप समझिए। यानी इतना ज़्यादा हम डिपेंड हैं अमेरिकन सेक्टर पे, तो हमें ज़्यादा भी उड़ना नहीं चाहिए कि भाई हमें ईरान की मदद करनी चाहिए, अमेरिका को छोड़ देना चाहिए। हम नहीं छोड़ पाएंगे अमेरिका को, जैसे हम छोड़ेंगे हम गए काम से, हमारा देश डूब जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो जैसे मैंने अभी बताया कि यूट्यूब भी बहुत सारा रेमिटेंस दे रहा है, गूगल एडवर्ड्स बहुत सारा रेमिटेंस दे रहा है देश में, तो वो एक तरह से क्या इंजेक्शन का काम कर रहा है। ये क्या है, एक तरह से इंजेक्शन का काम कर रहा है। फिर दूसरा क्या होगा कि भाई विदेशी कंपनियां जो, जब हमने मार्केट को अपनी को खोल दिया, अपनी मार्केट को, एलपीजी रिफॉर्म आए, एलपीजी रिफॉर्म 1991 तक जो है हमारी जो पूरे सिस्टम था 3 मॉडल पे था, 3 सेक्टर मॉडल था, लेकिन 1991 के बाद जो है एलपीजी रिफॉर्म आने से हमारा 4 सेक्टर मॉडल हो गया। आज हमारा यही मॉडल है पूरे पूरा, यानी हमने फॉरेन का दरवाजा खोल दिया, तो फॉरेन के लोग आकर हमारे यहाँ फर्म्स में जो है पैसा लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब वो पैसा लगाना यहाँ फर्मों में शुरू करेंगे तो वो भी एक तरह से इंजेक्ट ही हो गया, हमारे देश में फॉरेन का पैसा आ रहा है। जब हमारे देश के अंदर पैसा आएगा तो हमारे लिए बेनिफिट है कि नुकसान है? बेनिफिट है भाई मेरे, है ना। और साथ में आप देखिए कि जब हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट में बेशक से क्या होता है, हमारे देश का पैसा बाहर जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने वो वस्तु खुद ना बना के दूसरे से ले ली। जैसे हम चाइना से जितना भी माल मंगाते हैं बदले में उसको डॉलर में पे कर रहे हैं, तो वो हमने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। लेकिन वहीं पे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भाई कोई भी कंपनी आई हमारे देश में, जिसने फॉरेन की कंपनी आई, उसने इन्वेस्ट कर दिया, अब यहां से बना के अगर हम विदेशों में बाहर भेज दें दूसरे देश में, तो वहां से हमें और डॉलर आएंगे आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यहां से पता लगता है कि ट्रेड डिफिसिट कितना है हमारा, है ना। अगर तो यहां पे हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, यानी कि निर्यात हमारा ज्यादा है, हमारे देश से ज्यादा माल बन के बाहर जा रहा है, तो उससे हम खूब पैसा कमाएंगे, है ना। और हम आयात कम कर रहे हैं, यानी कि हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो वो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, यानी हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ऊपर से साथ में इंपोर्ट धड़ाधड़ करे जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारा देश का पैसा बाहर जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है ये भी इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ये सारी की सारी कहानी आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट से क्या होगा, हमें रिसीव होगी पेमेंट, इंपोर्ट से क्या होगा, हमारी पेमेंट जाएगी, ये सब वही लिख रखा है। ये मैंने आसान भाषा में बस आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर में क्या रहेगा भाई मेरे, तो मैंने पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज विद फॉरेन कंट्री, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी, है ना। पेमेंट जो है एक्सपोर्ट के लिए रहेगी, फिर इंपोर्ट के लिए रहेगी, तो उनका जो है माइनस करके हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बन रहा है, और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पैसे मिलेंगे, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये सारा वही लिख रखा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। और फॉरेन सेक्टर या तो इन्वेस्ट करेगा मनी यहाँ पे, है ना, और साथ में जो है या फिर बोरो करेगा मनी, ठीक है। तो यहाँ हमारे यहाँ के लोग जो है विदेशों से बोरो कर सकते हैं मनी, ये भी है, तो वो एक इंजेक्शन के तौर पे काम करेगा। और ये देखिए सिचुएशन क्या बन सकती है, या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़ा हो जाए, जो भी मैंने बताया, तो ये हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने अपना माल बहुत सारा विदेशों में बेचा और वहाँ से हमने पैसे कमाए, इसका ये मतलब होता है। वहीं पर आप देखिए इससे क्या होगा, मनी फ्लो होगा हमारे देश में, हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर पैसे बहुत सारे आएंगे। वहीं पर अब दूसरा केस बन सकता है अगर इंपोर्ट बड़ा हो जाए एक्सपोर्ट से, जो अभी मैंने आपको समझाया। तो हमने क्या किया, हमने सारी चीज़ें विदेशों से ही खरीद ली। आज हमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करना पड़ा है, कॉमन सेंस लगा के देखो, ऑयल,
एनर्जी, अगर हम एनर्जी को बार बार इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं तो हमारा डॉलर्स में पैसे जा रहे हैं भाई, धड़ाधड़ पैसा हमारा जो है बाहर जा रहा है। अमेरिका बोल रहा है हमसे तेल खरीदो, है ना, वो वेनेजुएला का तेल बेचना चाह रहे हैं यहाँ पे, कचरे जैसा कीचड़ जैसा तो वो तेल है, और ईरान का तेल सबसे शुद्ध है, उसको हम खरीद नहीं पा रहे हैं। रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन रशिया इस युद्ध को चलाते रहेगा, देखना, है ना, जब तक वो अच्छा खासा मुनाफा ना निकाल जाए, तेल ना बेच ले। रशिया का मुद्दा यही है कि तेल बेचना है अपना खूब मिला के, है ना। आज देखो अमेरिका को कितना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है सबके सामने कि भाई बेचो बेचो, ले लो ले लो ले लो, रशिया से तेल ले लो। पहले बोल रहा था कि नहीं लेने दूंगा किसी को रशिया से तेल, आज बोल रहा है ले लो, है ना। कितना मजबूरी है सोचो, इसीलिए तो भड़वा बोलते हैं उसको सब। एनीवेज, तो इंपोर्ट अगर बढ़ गया एक्सपोर्ट से, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, हमारी नेशनल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा बहुत सारा डॉलर जो है बाहर चला जाएगा। हमारे लिए वो ठीक बात नहीं है ना। हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज की तो इनफ्लो हो जाएगी उससे, लेकिन मनी का आउटफ्लो हो जाएगा, जो कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। और वहीं पर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बराबर हो जाए तो ये एक तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड बॉट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या हो गया, यानी कि जितना हमारा पैसा बाहर गया उतना ही हमारे देश में आ गया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ये वो वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, जो इनकम है वाई है ना, वाई को बोलते हैं इनकम, ये किसके बराबर हो जाएगी, कंजम्पशन, फिर आई होता है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स माइनस एम क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्स हो गया एक्सपोर्ट, एम हो गया इंपोर्ट, तो इन दोनों को माइनस करके हम नेट देख लेंगे कि नेट इंपोर्ट्स कितने हैं या एक्सपोर्ट कितने हैं, तो यहाँ से हमें जो है नेट एक्सपोर्ट्स पता लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से, इस फॉर्मूले से जो है हम अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं इस केस में। तो ये मैंने 4 सेक्टर का मॉडल भी आपको समझा दिया, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मॉडल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर सर्कुलर फ्लो जो अभी मैंने बताया है, इसके अंदर जो है स्पेंडिंग जो होती है ना, खर्च जो होता है, इसको हम क्या मानते हैं, परचेजिंग इन दी एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। इसको परचेजिंग मानते हैं इन दी एक्सचेंज प्रोसेस, खरीदना मानते हैं, खर्च हम करेंगे तो हम कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं एक तरह से। और फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उसको हम रियल फ्लो मानते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये एक डायरेक्शन में चलता है, गुड्स एंड सर्विस, जैसे मान लीजिए कि आपने इधर पैसा दे दिया और इधर आपको जो है गुड्स एंड सर्विस मिल गई, ठीक है। आपने क्या किया, सामने वाले को पैसा दिया, उसने बदले में आपको क्या दिया, गुड्स या कोई सर्विस दे दी, सेवा दे दी, है ना। तो आप समझिए कि ये अलग डायरेक्शन में है और ये अलग डायरेक्शन में है, यानी कि मनी का फ्लो, अगर आप उधर किसी को पैसा देंगे तो बदले में वो इधर आपको सेवाएं देगा या जो है गुड्स देगा, वस्तुएं देगा। तो एक क्या बन गया, ये एक तरह से सर्कुलर फ्लो बन गया। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इसको समझ में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वही बता रखे कि अपोजिट मूवमेंट होती है उसकी, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, चलिए, फिर इंपॉर्टेंस का तो मैं बता ही चुका हूँ कि इंजेक्शंस, लीकेज, ये सब क्या होता है, ये सारी बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ का पता लगता है इकोनॉमी की, है ना, ये सारे सर्कुलर फ्लो से। तो कैसे हमारी इकोनॉमी डूबती है, कैसे बेहतर होती है, वो सारा हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। फिर इंजेक्शंस क्या करते हैं उसको ठीक करने के लिए, है ना, ये सारी भी हमने बात ऑलरेडी कर ली है, ये मैं ऑलरेडी बातों ही बातों में आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए सवाल देखते हैं। इन ए 2 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स एंड रिसीव इनकम। इफ हाउस होल्ड सेव सम ऑफ दिस इनकम, व्हाट इज अफेक्टेड। तो अब हमसे पूछ रहा है भाई मेरे कि अगर हाउस होल्ड जो है, सिर्फ बात इतनी थी, वो सीधा हमसे पूछ रहा है भाई मेरे कि अगर आपने सेविंग कर ली तो इससे क्या इंपैक्ट में आएगा। सबसे पहले तो आप समझिए कि हमारी नेशनल इनकम इससे कम हो जाएगी। आपने सेविंग कर ली, अपनी जेब में वो 20 रुपए डाल के रख लिए, अब सामने वाले को या तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, है ना, जब तक वो इंजेक्शन नहीं देगा तब तक इकोनॉमी खराब हो जाएगी। और ये क्या है, ये एक लीकेज है। क्या है, एक लीकेज है, मैं 10 बार आपको समझा चुका हूं। तो सर्कुलर फ्लो बिकम्स लीकी, लीक हो जाएगा सर्कुलर फ्लो, यानी कि उसके अंदर डाला तो आपने 100 रुपया था, लेकिन 20 रुपए लोगों ने अपने घर में बचा के रख लिए, अब 80 ही रुपए रह गए। इसके लिए आपको 20 रुपए का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सीधी बात यह है। चलिए, आउटपुट मार्केट ऑफ एन ओपन इकोनॉमी की अब बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट सारा बता दिया हाउस होल्ड वाला, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। समझ आया ना भाई, चलिए बहुत बढ़िया है। बानियाज ने, मयंक ने, दीक्षा ने, शर्तिका ने एकदम सही बताया, विट्ठल बहुत बढ़िया। चलिए अब हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। ओपन इकोनॉमी क्या होता है भाई मेरे, कि जिसका हमने पूरा का पूरा ट्रेड खोल रखा है विदेशों के साथ। अब हमारे देश की इकोनॉमी भी ओपन है, पहले क्लोज्ड हुआ करती थी 1991 से पहले, 1991 से पहले, अब ओपन है भाई, हमने विदेश के साथ पूरा का पूरा खोल रखा है, होने दो व्यापार जो हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखिए गुड्स और सर्विसेज का हम अदर कंट्रीज से व्यापार कर सकते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, ये
जब भी होगा तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाएंगी। जैसे आप देखिए कि ट्रंप चाह रहा है कि किसी भी तरीके से भारत की डेयरी प्रोडक्ट्स में घुसना। आज हमारे देश की हालत ये हो गई कि हमारे ही देश का जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको खा के जो है, दूध को पी के अभी 12 लोगों की आंध्र प्रदेश में मृत्यु हो गई। कहीं पे हम देखते हैं मिड डे मील में छिपकलियां गिर रही हैं तो बच्चे बीमार हो रहे हैं ना, कहीं पे दवाएं जो है सिरप पी के बच्चे मर रहे हैं, कहीं पे गंदा पानी पी के एमपी के अंदर बच्चे मर रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जब विदेशी कंपनियां भी भारत में आएंगी तो लोगों के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, है ना। और लोग क्या करेंगे कि भाई हम अगर अपने देश की कंपनियां हमारे को अच्छा नहीं दे पा रही हैं तो हम दूसरे विदेश की कंपनी से ले लेते हैं ना। तो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके लिए क्रिएट हो जाता है, यानी कंज्यूमर के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जो है विदेशी कंपनी के तौर पे क्रिएट हो जाता है। दो, ट्रंप जो है, जैसे अमेरिका जो है वो भारत के अंदर जो है एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना चाह रहा है, लेकिन हमने अपनी एग्रीकल्चर को हमेशा के लिए क्लोज करके रखा होता, बट अभी मोदी जी ने कुछ हद तक खोल दिया है। अब उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर उन्होंने दूध अपना यहाँ पे भेज दिया या डेयरी का कोई प्रोडक्ट यहाँ पे भेज दिया, अब उसमें क्या हो जाएगा कि उनकी गाय मांसाहारी है भाई मेरे, उनकी गायें मांस खाती हैं। और हमारे देश के अंदर आप देखिए कि ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा है ना, या धर्म के नाम पर आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे जो मांस मछली पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है दूध को कहीं पर प्योर मानते हैं ना, हमारी गायें जो है वो गेहूँ कह रहा हूँ चारा खाती हैं ना, तो वो जो है एक प्योर मिल्क माना जाता है। लेकिन वहीं पे जो है अगर विदेशी गाय का आएगा तो वो मांसाहारी हो जाएगा मिल्क, तो फिर शायद हमारे लोगों का कहीं ना कहीं धर्म टूटने का वो रहता है ना। आप बहुत सारे लोग कंसर्न रहते हैं इस चीज़ के लिए, कोई गलत बात भी नहीं उसके अंदर। जब मंगल पांडे वाली देखिए कि वो ग्रीजिंग से इतना हो सकता है, तो यहाँ तो फिर पूरा का पूरा दूध की बात हो जाएगी या डेयरी प्रोडक्ट्स की, आइसक्रीमों की बात हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ी झोल है इसके अंदर। तो क्या वो अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी बड़ा बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है। एनीवेज वो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर के पास जो चॉइसेस बढ़ जाती हैं, कुल मिला के कहानी ये है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखिए कि जो एक्सपोर्ट होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स में जो है ऐड होते हैं एक तरह से। वो मैंने पहले भी बता दिया कि जब भी हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एग्रीगेट डिमांड के तौर पे जा रहे हैं ना, और वहीं पे जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो रिड्यूस करते हैं हमारी डोमेस्टिक डिमांड को। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर हमने बाहर से ही कोई चीज़ ले ली तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका मतलब सीधा ये हो गया कि हमारे देश का जो माल है वो बिकेगा नहीं, इसका ये मतलब हो गया, है ना। और इसका ये मतलब हो गया कि अगर हम एक्सपोर्ट अच्छा कर पा रहे हैं तो हमारे देश का माल अच्छे से बिक जाएगा। समझ गए ना इस बात को। इसके अलावा आप देखिए कि इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सारी की सारी चीज़ें होने लग जाएंगी, ग्लोबल हो जाएगी इकोनॉमी, बाय और सेल होंगी गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आउटपुट मार्केट ऑफ एन ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी के बारे में, उसकी आउटपुट मार्केट के बारे में हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। ए कंट्री कैन ओनली प्रोड्यूस द गुड्स इट कंज्यूम्स। बकवास बात है, ये कैसी बात हुई कि ये कंट्री वही जो है उगाएगी जो वो खुद कंज्यूम करती है। जब ओपन मार्केट की बात होगी तो हम वो भी तो बना सकते हैं जो विदेश के लोग कंज्यूम करते हैं, हम बना के उधर बेच देते हैं, ये भी तो हो सकता है। ये तो गलत बात है। कंज्यूमर्स आर लिमिटेड टू डोमेस्टिकली। नहीं भाई मेरे, जब आपने ओपन इकोनॉमी की बात कर दी तो हम जो है विदेशों में भी बेचेंगे, ओपन के अंदर तो खुला बाजार है, तो खुला बाजार तो कहीं भी बेचेंगे, तो ये गलत बात है। फिर आउटपुट मार्केट्स रिमेन्स आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी बकवास बात है। हम इंटरनेशनल ट्रेड में उल्टा घुस चुके हैं भाई मेरे, जब हमने अपने दरवाजे खोल दिए। तो इसमें हेडशॉट लगा के भी आप सीधा उत्तर सी मार्क कर सकते थे। बाकी इसको पढ़ भी लो कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। तो ये तो है ये भाई मेरे, बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है जी। हरियाणवी भाई जीके रामायण की हिंदी मीडियम की किताब जो है आप जीवी कक्षा ऐप से लीजिए, वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। यही ऐप हमारी जो ऐप है उस पर आप जाकर ले सकते हैं। वो आखिरी की जो कुछ बुक्स बची हुई हैं तो वो आपको मिल जाएंगी, नहीं अवेलेबल होंगी तो फिर नहीं मिल पाएंगी, तो तुरंत जाके ऐप से ले लेना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ अलग अलग इकोनॉमीज में। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड। कुल मिला के हम यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं आपको साथ साथ कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित। आप देखिए कि जो पूंजीवादी या फिर कैपिटलिस्ट बोलते हैं तो इसमें जनरली हम देखते हैं तो इनका मेन मोटो क्या है भाई, ये प्राइवेट लोग की फर्म है, अंबानी अडानी जैसे आप समझ लीजिए, इसको आप अंबानी अडानी समझो, है ना। तो इनका काम क्या है, केवल और केवल प्रॉफिट कमाना है। इनका भलाई से या कोई देश के समाज के हित से कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। कर दें वो एक अलग बात है कि ज़बरदस्ती उनसे जो है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के नाम पे, कॉर्पोरेट टैक्सेस के नाम पे हम कुछ एक्स्ट्रा जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे जो उनसे करवा ले, वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज वो करते नहीं है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये होता है भाई मेरे, जब हम लोगों के हित के बारे में, समाज के हित के बारे में सोचते हैं। और आज हमारी सरकार अगर सब सोचो
1991 से पहले सोशलिस्टिक इकोनॉमी ही थी, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं थे। अब जाके हम जो मिक्स्ड इकोनॉमी पे आ चुके हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर सरकार हम लोगों से प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचने लग जाए कि भाई सबको हॉस्पिटल में इलाज तो करेंगे, लेकिन 5-5 रुपये 10-10 रुपये पर्चियों के लेने लग जाए, कहीं पर दवाइयों के पैसे लेने लग जाए, स्कूलों में 50-50 रुपये छात्रों से लेने लग जाए कि भाई तुम्हें फ्री में क्यों पढ़ाएं, 50 रुपये पढ़ाएंगे में पढ़ाएंगे, तो ये एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग टेक्निक हो जाएगी। फिर आप समझिए इस प्रॉब्लम को। तो सरकार कभी भी ये नहीं करती है, ठीक है। तो सरकार कभी भी जो है वो मुनाफा नहीं सोचेगी अगर वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो, ये बात आप ध्यान में रखिए। फिर तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों तरह के, जैसे आज हमारी सरकार ट्रिपल पी मॉडल पे काम करती है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करती है, यानी कि सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर पार्टनरशिप में काम करेंगे, जिसको ट्रिपल पी मॉडल बोलते हैं। तो वही जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हो गया भाई मेरे, जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक जो है दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी लोगों से डायरेक्टली बेनिफिट ना उठा के प्राइवेट कंपनियों को कुछ ना कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा, जिससे कि हम कुछ प्रॉफिट कमा पाए। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेलवे को पार्शियली जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए, सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए, है ना, तो कोई ऐसी ट्रेन स्पेशल चला दी जाए जिसको कि भाई प्राइवेट सेक्टर संभाल रहा है, एकदम खासम खास ट्रेन, तो या फिर कोई स्पेशल ट्रेन चला दी जाए सपोज करो अंबानी अडानी के लिए, और जिसको भाई टिकट नहीं मिल रही तो आप महंगे टिकट अफोर्ड कर सकते हो तो इनकी ट्रेन में चले जाओ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये एक तरह से मिक्स्ड मॉडल टाइप हो गया, ठीक है। एक तो भारतीय रेल चलाई रखी है, दूसरा हमने ऐसे कंपनियों को दे दिया पार्शली, तो ये मिक्स्ड मॉडल में काम करना हो गया, है ना। सेम आप देखिए BSNL तो है ही, एग्जिस्ट करता है, लेकिन जियो भी है, एयरटेल भी है, तो वो एक लोग के पास चॉइस आ गई, आपको BSNL में जाना है BSNL में जाओ सरकारी वाले में, आपको एयरटेल में जाना है जियो में जाना आप उसमें जाइए। तो इस तरीके का भी सिस्टम एक क्रिएट हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये तीनों में से देखना पड़ता है कि कौन सी में आपको जाना है। फिर जो यहाँ पे प्राइस डिटरमिन करेंगे मार्केट की फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई भाई मेरे, है ना। जबकि यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग कमीशन बनता है और वो डिसाइड करता है सारे के सारे प्राइसेस को। उसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहेगा, इसमें दोनों चीजें रहेंगी, ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसे आप समझना। फिर यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट का रहेगा या सोशल वेलफेयर का रहेगा या दोनों तरह का रहेगा। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि ये तो प्राइवेट का है सारे का सारा, इसमें गवर्नमेंट का पूरा रोल रहेगा। इसमें कुछ रोल गवर्नमेंट का रहेगा, कुछ प्राइवेट का रहेगा। फिर कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई होता है। आप देखना कभी भी किसी भी प्राइवेट फर्म में काम करके देखना, वहाँ जैसा आप परफॉर्म करेंगे वैसे ही आपका पैकेज बनता जाएगा, उतने ही पैसे आपको मिलते जाते हैं। लेकिन सरकारी में जाओगे तो सबके लिए बराबर है कि 3% का ही इंक्रीमेंट लगेगा, वही 2-2.5% का महंगाई भत्ता मिलेगा। लोग कहते हैं हम काम ही क्यों करें, है ना। तो वो जो समानता का अधिकार है, नो कॉम्पिटिशन वाला सीन जो आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी में यानी सरकारी में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप एक तरह से SBI को समझ सकते हैं कि वो ना तो पूरा सरकारी है ना पूरा प्राइवेट है, मिक्स्ड में काम कर रहा है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे तो यहाँ बड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने बोला ना कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कुछ को कम, लेकिन यहाँ पे लगभग बराबर है। आप वहाँ पे इंस्पेक्टर बनेंगे, सब इंस्पेक्टर लगभग समान ही सैलरी ले रहे हैं, एक जैसी ले रहे हैं। कोई सीनियर हो गया तो वो तो अलग बात है ना, हर साल के इंक्रीमेंट में मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज सबकी समान है। यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे भी जो है मिक्स तरीके से काम चलेगा। फिर यहाँ पे फ्री मार्केट सिस्टम है भाई मेरे, जबकि यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग है और यहाँ पे मिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिकल फ्रीडम कंप्लीट है, यहाँ कोई भी फ्रीडम नहीं है, यहाँ लिमिटेड फ्रीडम है। इसके अलावा ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है और ये बहुत है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो ये मैंने बता ही दिया कि ये निजी रहते हैं, ये सार्वजनिक रहते हैं और ये मिक्स रहते हैं। यहाँ पे एक तरह से बाजार की कीमत जो है मांग के ऊपर डिपेंड करती है और उसकी आपूर्ति पे डिपेंड करती है, जबकि यहाँ पे केंद्रीय नियोजन रहता है और यहाँ पे मिक्स करके रहता है। यहाँ इसका उद्देश्य लाभ है, इसका समाज कल्याण है, इसका दोनों है। यहाँ पे गवर्नमेंट की सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती, यहाँ संपूर्ण भूमिका रहती है। यहाँ पे दोनों तरह मिक्स रहता है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है, या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यहाँ पे मिक्स है। ये जो है आय यहाँ पे बहुत असमान रहती, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगी, कुछ को कम मिलेगी। यहाँ पे बराबर आय मिलती, गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए आप तो, और यहाँ पे जो है मिक्स रहेगी। यहाँ बाजार मुक्त बाजार व्यवस्था है, यहाँ केंद्रीय योजना प्रणाली है और यहाँ पे दोनों है। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ संपूर्ण है, यहाँ स्वतंत्रता की कमी है और यहाँ पे सीमित है स्वतंत्रता। वहीं पे ये निजी हो गई, ये सरकारी हो गई और ये मिक्स हो गई। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमसे पूछ रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको हम बोलते हैं भाई। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलके जब कोई काम करते हैं, जिसको हम ट्रिपल पी मॉडल भी बोल देते हैं, है ना, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी बोल देते हैं। तो ये कौन सा है, प्राइवेट और पब्लिक जब मिलके करते हैं। पब्लिक सेक्टर हो गया PSU टाइप, है ना, गवर्नमेंट जिसमें है। क्या ये बात आपको समझ में आ पाई है? मनीलाल जी आ जाएगी, परेशान मत होइए, ठीक है, परेशान मत होइए। हरियाणवी भाई कैसी बातें कर रहे हो यार, हिंदी मीडियम में डाल तो रखी जीवी कक्षा ऐप पे, बार बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो। हिंदी मीडियम में मिल जाएगी ना, एप्लीकेशन पे जाओ यार, बता तो दिया, आप समझ ही नहीं रहे हैं यार, वही चीज़ बार बार पूछे जा रहे हैं।
चलिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को बनाना है तो क्या क्या हमें लगेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि लैंड लगेगी, जिसके बारे में मैंने बताया था। लैंड एक नेचुरल फैक्टर है भाई मैंने, है ना। और लैंड अगर आपने कोई ले ली है एक फैक्ट्री को लगाने के लिए तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको समझाया था पहले कि ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिक्रिएशनल, कल्टीवेशन, एक्सट्रैक्शन, इन सब के लिए लैंड जो है इस्तेमाल हो सकती है। यानी ज़मीन जो है, ज़मीन का लेना देना किराए से हो गया। फिर दूसरा होता है लेबर। लेबर का मतलब होता है कि मेहनत, है ना। यानी कि जो वर्कर आपके हैं, वर्कर को क्या दोगे आप, वेजेस देंगे। तो ये बस इतना ही ध्यान में रखना है कि वर्कर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं। ये दूसरा फैक्टर हो गया। फिर तीसरा चीज़ जो रहेगी वो कैपिटल रहेगी, है ना। कोई भी वस्तु बनानी है, ये चार चीज़ ही इसमें रहती है। कैपिटल में क्या रहेगा आप समझिए, कैपिटल में आपने पैसा उठाया बहुत सारा, तो उसके बदले में आपको बैंक को जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या किसी शाहूकार से उठा लिया उसको आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इसमें जो है इंटरेस्ट या ब्याज हो गया। फिर चौथा जो है, अच्छा कैपिटल में भी अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे एक फिक्स कैपिटल हो सकती है, जैसे मशीन, टूल्स, बिल्डिंग वगैरह। एक वर्किंग कैपिटल हो सकती है, रॉ मटेरियल, मनी यूज्ड इन द प्रोडक्शन एटसेट्रा। एक वेंचर कैपिटल हो सकती है। फिर आगे चौथा आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है, जो बिजनेसमैन है, जो वस्तु जब बन गई है तो उसको वो बेचने का काम करेगा, सारा हिसाब किताब करेगा, है ना, वहाँ से पैसे कमाएगा, वो एंटरप्रेन्योर हो गया। और एंटरप्रेन्योर का लेना देना किस चीज़ से, प्रॉफिट से। यानी कि सब काम करने के बाद अंत में जो उसके पास रुपए बच गए, एक्स्ट्रा पैसे बच गए, है ना, सारा खर्चा भी निकाल लिया, अपनी कॉस्ट भी निकाल ली, अब जो एक्स्ट्रा पैसे बच गए उसको बोलता है प्रॉफिट। तो दिस इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। चलिए, तो सवाल पूछा है व्हाट आर द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमिक्स। तो 4 मेन फैक्टर्स कौन से होते हैं ये हमसे पूछा है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप बता तो दिया ए, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है ये मैंने बस इसमें डिफाइन किया, एनसीईआरटी में दी गई एक थी, ठीक है। कहाँ दे रखी है ये, एनसीईआरटी में दिया था। तो कल को कोई पूछ ले तो इस एंगल से आप बता सकते हैं कि ये क्या करेगा, मार्केट में एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, है ना। अब प्रॉब्लम जैसे पहले क्या थी, एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि भाई शहर के अंदर जो है बहुत भीड़ होने लग गई है और लोग जो हैं खाना जो है बाहर जाके नहीं खा सकते हैं, बाहर जाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। आजकल समय है नहीं किसी के पास, भाई वो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर वर्कलोड है, तो खाना खाएं तो कैसे खाएं, है ना, बाहर जाकर नहीं खा सकते हैं। ऊपर से जो मालिक लोग हैं वो छोड़ते नहीं है, बोलते कि रात को 10-11 बजे तक काम करो, तो खाना कब खाएं, कैसे खाएं। तो उसके लिए क्या किया, जोमेटो ने या फिर स्विगी ने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला। भाई मार्केट में प्रॉब्लम देखी, उन्होंने बोला अच्छा ये सेक्शन जो है हमें यूज़ करेगा, तो उन्होंने जो है घर खाना पहुंचाना या ऑफिस में खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। तो वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिस्क लिया कि भैया इस पे खूब पैसे लगाते हैं, है ना, लगाएंगे, कूपन कोड लगाएंगे, बहुत सारी चीज़ लगाएंगे। फिर डिसीजन लेंगे भाई कि कैसे कैसे इसको जो है फंक्शन करना है सारे को। फिर बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें लगेंगे भाई, कि भाई एक ऑफिस बनाएंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लोगों को सैलरियाँ देंगे, ज़मीन लेंगे, कैपिटल उठाएंगे, ये वही वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। और अंत में जाके जो है फिर उसका जो है वेलफेयर करेंगे उस सोसाइटी का किसी एंगल से, और वहाँ से पैसा कमाएंगे। ये जो है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है, ये वो है। चलिए, अब आप देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है एक व्यक्ति के लिए कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हमें पता लगे कि भाई कोई भी वस्तु बनती है तो उसमें 4 चीज़ इस्तेमाल होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अब अल्टीमेटली ये बात है कि भाई बनाना क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, है ना। उसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई क्या बनाए, आपको कुछ बनाना है या कोई सेवा देनी, तो क्या, तभी तो आप कुछ आगे कर पाओगे ना। जब तक यही नहीं पता कि क्या, तो क्या करने वाले हो आप अल्टीमेटली, है ना। तो अब आपको कोई गुड देनी है, कोई वस्तु देनी है, कोई सर्विस देनी है, क्या देनी है, किस सोसाइटी को देनी है, कितने लोगों को देनी है, कौन सी टीयर में देनी, टीयर 1 सिटी में देनी, टीयर 2 में, टीयर 3 में, वो सारा हम डिसाइड करते हैं। अब उसमें आप समझिए कि अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं, गुड्स होती हैं। एक होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होती है भाई मेरे कि आपने मान लीजिए कि आपको लगा कि भाई हमारे देश में पार्ले जी की बहुत ज़रूरत है, बिस्कुटों की बहुत ज़रूरत है, आपने एक फैक्ट्री लगा ली बिस्कुट के लिए, उसके लिए चाहिए होगी मशीन भाई मेरे, है ना, बिस्कुट बनाने के लिए। तो वो मशीन बनाने वाली भी तो कोई कंपनी होगी ना जिससे आप वो मशीन खरीदोगे, है ना। वो बहुत सारे पुर्जे बनाती होगी, बहुत सारी मशीनें बनाती होगी, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करती होगी, है ना। तो आपने क्या किया, आपने जिस कंपनी से वो मशीन खरीदी है वो कंपनी क्या बना रही है, वो कैपिटल गुड बना रही है। यानी कि वो कंपनी क्या कर रही है, वो नॉर्मल लोगों के लिए कुछ नहीं बना रही है, वो उन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए वो मशीनें बना रही है, जो कंपनियां क्या करेंगी, बिस्कुट बना के बेचेंगी अल्टीमेटली, है ना। तो यानी कि ये B2B हो गया, एक तरह से आप समझ लीजिए। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो गया। एक होता है B2C। B2C में क्या होता है, एक बिजनेसमैन ने कुछ बनाया और कस्टमर को दिया, तो वो हो गया B2C। लेकिन यहाँ पे कैपिटल गुड जनरली जो रहेगा वो B2B में रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि कैपिटल गुड्स जनरली जो रहती हैं वो
बी में रहती हैं, ये आपको समझ होना चाहिए, ठीक है। इसमें मशीन हो गया, टूल हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, क्रेन्स वगैरह बन रही है, ये सब कैपिटल गुड्स हैं एक तरह से, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करती हैं। एक होता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड जब भी होगा तो ये B2C होगा। क्या होगा? B2C होगा, यानी बिजनेस टू कस्टमर होगा। तो इसमें आपने जैसे मैंने बताया कपड़े बना लिए, खाना बना लिया, क्लॉथ्स बना लिए, है ना, या कोई भी चीज़ धनिया बुन लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फ़ोन बना लिए, तो ये आप सीधा बिजनेस वाला जो है, बिजनेसमैन जो सीधा कस्टमर को देगा, ये हो गया B2C यानी कंज्यूमर गुड्स हो गया। फिर एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बारे में हमेशा पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप स्टार मार्क कर लो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ना। आप देखो कि होता क्या है, जैसे आप मान लो कि आपके पास दो ऑप्शन है ना, आप या तो एक स्कूटर खरीद लो, दो पहिया वाहन खरीद लो, है ना, या फिर एक मोटरसाइकिल कह लो उसको, या फिर आप क्या करो, एक गाड़ी खरीद लो, एक गाड़ी खरीद लो, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने देखा कि भाई स्कूटर या बाइक तो है जो 1 लाख रुपए की आ जाएगी और गाड़ी कम से कम 7-8 लाख रुपए की आएगी। अब आपने क्या सोचा कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं अगले ऑप्शन मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं इसी ऑप्शन से काम चला लेता हूं। आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट ऑप्शन जो बेहतरीन ऑप्शन था उसको नहीं चूज किया, आपने उससे एक नीचे वाला ऑप्शन चूज कर लिया। नीचे वाला ऑप्शन कौन सा मैंने चूज कर लिया? बाइक को चूज कर लिया, है ना। अब आप समझना कि एक बाइक पे आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्या कर पाओगे, जोमेटो वाले बन जाओगे, है ना, या फिर जो है रैपिडो वाले बन जाओगे, इधर से उधर लोगों को लेकर जाने वाले। तो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, सपोज करो 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो, ज्यादा नहीं कमा पाओगे, इतना ही कमाते हैं जोमेटो वगैरह वाले भी, 10-12 हज़ार रुपये। फिर आपने देखा कि भाई अगर मैं इसकी जगह कार ले लेता, आपने सोचा कि चलो कैलकुलेट करके देखता हूं, तो अगर कार ले लेता तो मैं ओला उबर में लगा देता। ओला उबर वाला ड्राइवर जनरली भी जो है 40,000 रुपये महीना तो कमाता ही है, 30 से 40,000 रुपये कमाता है। अब आप देखिए कि हुआ क्या, आप एक ऑप्शन नीचे रह गए, ठीक है। आपने क्या किया, एक ऑप्शन ऊपर जा सकते थे लेकिन गए नहीं, आप एक ऑप्शन नीचे वाला आपने इस्तेमाल किया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आप समझो कि आप क्या कमा सकते थे उसी समय में, उसी 12 घंटे में काम करके आप 30,000 और कमा सकते थे। सो दिस इज कॉल्ड आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपने क्या किया, एक हायर एंड पे जाने की बजाय एक लोअर एंड पे ही अपना जो है सेटिस्फाई हो गए, और उसके बदले में आपने बहुत सारा पैसा अपना जो है खराब कर दिया एक तरह से। क्योंकि आप समझो कि 30,000 रुपये एक्स्ट्रा एक मंथ में आते तो साल भर में 12-36 यानी कि 3,60,000 रुपये आते, तो 2 साल में गाड़ी की किस्त पूरी हो जाती, यानी कि 36 है तो 7,20,000 रुपये हो गए, है ना। तो 7-7.5 लाख की एक गाड़ी आ जाती है, लगभग इससे भी कम की आ जाती है। तो यानी 2 साल में ही आप गाड़ी की किस्तों को पूरा कर देते और आप जो है गाड़ी से उसके बाद मुनाफा ही मुनाफा कमाते रहते। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जब आप एक हायर एंड के बजाय छोटे एंड पे रह गए और वहीं पे आपने सेटिस्फाई हो गए, तो इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप। गिवन अप मतलब छोड़ दिया, व्हेन मेकिंग ए चॉइस, जब आपने उसको छोड़ दिया और वहां से आपने कैपिटल को लूज कर लिया, ऐसे आप समझ लीजिए। तो की आइडिया, इकोनॉमीज मस्ट चूज बिटवीन प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड। कुल मिला के कहानी ये है कि एक इकोनॉमी के अंदर आपको ये सोचना है कि आपको कैपिटल गुड बनानी है या फिर कंज्यूमर गुड बनानी है। 2 तरह की गुड्स हैं, आपको किसके लिए सामान बनाना है वो आपको पहले ही सोच के रखना पड़ेगा। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन की बात करते हैं, तो भाई कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आपको क्या बनाना है। सपोज करो हमारे देश में कोई भी खान ही नहीं है, माइंस ही नहीं है, और हम सोचें कि भाई हम जो है यहाँ पे लोहे की क्रेनें बनाएंगे, है ना। कोई बोले कि भाई मैं तो एल्यूमिनियम से जहाज बनाऊंगा, है ना। तो भाई मेरे अगर हमारे देश में सपोज करो एल्यूमिनियम लोहा वगैरह कुछ है ही नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या आपको वो बनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। आपको वो चीज़ बनानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा आपके देश में अवेलेबल है, जिससे आप कुछ बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आपने ऐसी चीज़ बनानी शुरू कर दी जो विदेश पे डिपेंड करती है, कभी भी इकोनॉमिकल टेंशन हुई आपका बिजनेस डूब जाएगा, या फिर विदेश वालों ने आपको महंगा देना शुरू कर दिया वो चीज़, वो वस्तु, वो रॉ मटेरियल, तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मार्केट डिमांड और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। उन पर डिपेंड करेगा कि भाई क्या चीज़ आपको बनानी चाहिए। चलिए सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। ये भाई क्या बनाना है अर्थव्यवस्था के अंदर, भैया हमें क्या उत्पादन करना है, इसका निर्णय हम किस एंगल से लेते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या देखना है, कैपिटल बनाना है कि कंज्यूमर गुड बनाना है। 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, तो कैपिटल बनाएंगे यानी कि पूंजी वाली बनाएंगे, या फिर उपभोक्ता वस्तु बनाएंगे, ये हमें ही डिसाइड करना होता है इनके बीच में चयन करके। चलिए
तो अभी तक जो मैंने बताया ये आपको टोटल बेसिक्स तो मैंने समझा दिया है दोस्त, आपने देखा है ना। और इसमें बहुत सारी टफ चीज़ें, टफ टर्मिनोलॉजी भी मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा आते हैं जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है ना, अब इस पे आएंगे। जनरली जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, अगर मेरे को शॉर्ट में पढ़ाना होता है तो ये शुरू का मैं सारा पार्ट हटा देता हूँ, मैं ये नहीं पढ़ाता हूँ है ना। किसी भी मैराथन में या कहीं पे भी मेरे को होता है कि बस बच्चे को फटाफट से देना है, तो फटाफट से देना होता है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ा के हम आगे निकल जाते हैं, हम जनरली नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पे सारा करेंगे। इवन यहाँ भी आप देखेंगे तो इंडिया की जो इकोनॉमिकल सेक्टर है उसमें आप देखिए कि 3 भागों में बांट रखा है। यहाँ पे एक्टिविटी के आधार पे है, यहाँ वर्क की कंडीशन के आधार पे, और यहाँ पे असेट के ओनरशिप पे। तो वो जो 1 डिग्री 2 डिग्री देखते हैं, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 4 डिग्री है, ये 5 डिग्री मान लो इसको, है ना, ऐसे करके। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये हम इतना ही, इसमें भी केवल इतना ही पढ़ाते हैं जब भी कोई मैराथन में पढ़ाते हैं, है ना। तो दूसरा नहीं पढ़ाते क्योंकि उसमें हमारे पास समय लिमिटेड होता है। लेकिन आपने तो पेड वाला कंटेंट लिया है, तो पेड वाले में मुझे पूरा ही पढ़ाना है, तो अब इसको भी पढ़ाएंगे और इससे भी पढ़ाएंगे। वर्क की कंडीशन के आधार पे क्या क्या बनेगा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनेगा भाई मेरे। एक गोलगप्पे वाला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ जाएगा, छोले कुलचे वाला अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। कहाँ रजिस्टर करा रखा है वो अलग बात है कि अब ई श्रम पोर्टल आ गया है, और ई श्रम पोर्टल पे जो है, ई श्रम पोर्टल पे जो है इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, अब आ गया है, लेकिन पहले तो नहीं था। और ऑर्गेनाइज्ड वाला तो देखिए कि अब कोई भी व्यापारी, हल्दीराम है गोपाल्स है, कोई भी प्यूमा है, ये सारे के सारे व्यापारी लोग जितने भी आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी चेन्स देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनाइज हैं। इन्होंने वेल लाइसेंसिंग ले रखी है, पूरा जो है जीएसटी भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, कई सारी चीज़ें इन्होंने कर रखी है पहले से, तो वो होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो इसके आधार पे भी हम देखेंगे। फिर तीसरा आता है असेट की ओनरशिप पे, भाई पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट। ओएनजीसी है, ओएनजीसी एक पीएसयू है, तो हम पीएसयू के आधार पे देखेंगे कि भाई उसके अंदर क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि अच्छा बीएसएनएल तो पब्लिक सेक्टर में आ गया, तो फिर जब जियो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, एयरटेल प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां क्या होगा, उनके बीच में क्या फर्क है, वो सारी बातें भी हम आज इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कुल मिला के अब हम उस पड़ाव पे पहुंचे जिस पड़ाव से हम शुरू करते हैं अपनी किसी न किसी मैराथन को। ठीक है चलिए, समझ आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है ना। चलिए, ये तो 3 आधार बनते हैं। पहले ये सेक्टर्स देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सेक्टर को 2 मिनट में समझाता हूं, इसमें कुछ है ही नहीं है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर सीधा सीधा ये है भाई मेरे, जब आप जैसे मछली पकड़ रहे हैं ना, खेतों से कुछ कटाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, यानी नेचर से, या फिर आपने कोई खदान से जो कुछ खोद के निकाल दिया, आपने जो नेचर से, प्रकृति से जब कुछ ले लिया, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है, ये रॉ मटेरियल बन जाता है सेकेंडरी के लिए। जो प्राइमरी सेक्टर है ये रॉ मटेरियल का काम करता है सेकेंडरी के लिए। इसमें यही सब आता है, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये एक इंटरमीडिएट गुड के तौर पे भी कई बार इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखिए कि कॉपर जो है उसको हम बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो किसी ने खदान खोली, वहां से जो कॉपर निकाला, अब वो एक इंटरमीडिएट गुड हो गया है, तो वो प्राइमरी, लेकिन वो इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि बीच में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, फाइनल गुड नहीं है। ठीक है, फाइनल के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो सकता है कि कोई गेहूं आपने उगाई, उसको खा लिया, वो आपका फाइनल गुड हो गया। लेकिन वहीं पे अगर उस गेहूं से आपने जो है दलिया बनाने के लिए भेज दिया, कुछ और करने के लिए भेज दिया, है ना, तो वो फिर फाइनल गुड नहीं मानी जाएगी, वो इंटरमीडिएट गुड मानी जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा मेनली आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर ने 50% से ज़्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन को संभाल रखा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये एक तरह से रॉ मटेरियल का काम कर रहा है ना, ये सारी ऑलरेडी हमने बातें यहाँ पे सीख ली। ये कुछ भी नहीं है, बस इतना ही इसके बारे में है। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। अब हमसे इंटरमीडिएट गुड पूछ रहा है। आप मुझे बताओ, एक शर्ट क्या इंटरमीडिएट गुड हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। इंटरमीडिएट गुड क्या होती है, ये एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से जो है आप समझिए कि बीच में कुछ बनाया गया, ये इंटरमीडिएट बनाया गया, यानी बीच में कुछ बनाया गया और वहां से जो है फाइनल गुड तैयार हुई। मुझे बताओ, आपकी शर्ट जो है, क्या शर्ट बनने के बाद उसका कुछ और पेंट बनाओगे क्या शर्ट की, है कि फाड़ के जेब है और उसमें से आप जिप लगा के उसको जो है आगे के बटन हटा के और मैं आज इसको पेंट बनाऊंगा? क्या देखा है कभी किसी बेवकूफ को ऐसे करते हुए? तो शर्ट एक फाइनल गुड है, ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी आंसर। टेलीविजन, टेलीविजन से आप क्या बनाना चाह रहे हो?
टीवी को आप मोबाइल फोन बनाना चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो टीवी से, है कि कोई रडार बनाओगे या बंदूक बनाने वाले हो टीवी से? टीवी एक फाइनल गुड है, आप टीवी देख रहे हो, इसके बाद टीवी का कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, कोई उसका जो है चांद सितारे नहीं कर दोगे, ये भी फाइनल गुड है। फिर रेफ्रिजरेटर, क्या रेफ्रिजरेटर से कुछ और बनाने वाले हो, एसी बनाने वाले हो रेफ्रिजरेटर से, है, ये भी फाइनल गुड है भाई मेरे, इसका कुछ नहीं बन सकता है। लेकिन वहीं पे कॉपर, कॉपर का आप देखिए, तांबा, तांबे से तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। एक तांबा आपके पास आ गया, आप उससे तांबे से तारे बना सकते हो, आप आरओ के अंदर एक कॉइल बना सकते हैं, आप किसी भी मशीन के अंदर कॉइल बना सकते हैं, पंखे की वाइंडिंग्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं तांबे के, अंगूठियां बना सकते हैं तांबे की। तो तांबा क्या हो गया भाई मेरे, दिस इज इंटरमीडिएटरी, बीच में है। सो इसका उत्तर बी हो जाएगा, बर्तन बनाने के लिए तांबे का उपयोग इसका बेस्ट आंसर है। फिर द डैश सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। भाई ये पूछ रहा है कि नेचर से हम डायरेक्टली जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किस में करते हैं, कौन से सेक्टर में करते हैं? भाई प्राइमरी सेक्टर में करते हैं, प्राथमिक में करते हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है भाई, नेचर से हम सीधा प्राइमरी में लेते हैं। एग्रीकल्चर का पूछ रहा है भाई मेरे, एग्रीकल्चर किससे संबंधित है? प्राइमरी से संबंधित है, कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? कह रहे शर्ट टू बैंड। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि आप देखिए द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र वो होगा जिसके अंदर हम कोई फैक्ट्री लगाएंगे, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि आपने क्या किया, टॉफियों की, पार्ले जी की, इन सब की फैक्ट्री लगा ली। भाई टॉफी की फैक्ट्री आपने लगा ली, मेलेडी की, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको किसान से चाहिए होगी चीनी। चीनी कहाँ से मिलेगी? वो किसान से मिलेगी, यानी वो प्राइमरी से मिलने वाला है एक तरह से, है ना, समझ रहे हो इस चीज को। गुड़ चाहिए है, वो भी प्राइमरी से मिलने वाला है। तो कुल मिला के आप देखिए, यहाँ फिर आपने बिस्किट बनाने हैं, तो बिस्किट में क्या लगेगा, चीनी और मैदा लगेगा, तो वो भी आपको जो किसान लोग ही देने वाले हैं, यानी वो भी प्राइमरी से मिलने वाला है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। और जैसे ही आप फैक्ट्री लगाओगे तो वो जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर एक कॉस्ट ऐड हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही एक फैक्ट्री में वो चीज पहुंची, फैक्ट्री का खर्चे हैं 50 तरह के, बिजली के खर्चे, टैक्सों के खर्चे, लैंड के खर्चे, कैपिटल के खर्चे, और साथ में वेजेस का खर्चा। ये सारे खर्चे ऐड करोगे आप उसके अंदर, तब जाके एक बिस्कुट का पैकेट तैयार होगा। फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आप फाइनली बोलेंगे कि बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए का मेरा पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो यूं ही 5 रुपए का पड़ गया। सो कुल मिला के कहानी ये है कि रॉ मटेरियल को जहां पे आप फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, कच्चे माल को जो है आप तैयार माल में बदलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, कुछ भी मैन्युफैक्चर करना, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, यानी जो हम फाइनल गुड बना रहे होते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है भाई मेरे। और मैंने पहले भी बताया, इसके क्या करेगी, ऐड करेगी वैल्यू, है ना, रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड कर देगी, ये बात आपको समझनी है। इसीलिए आप एरोप्लेन में जाकर जब मक्की के दाने लेंगे तो मक्की के दाने इतने से 100 रुपए के मिलते हैं, आप किसान के पास जाइए, वो 100 रुपए में इतने सारे दे देगा तुम्हें। ठीक है। सो इसको ही जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, ऐड करता है रॉ मटेरियल पे वैल्यू, ये बात आप ध्यान में रखना। और इसमें जो है कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट। भाई मेरे मूंगफली का तेल निकाल रहे हो, तेल निकाल लिया है, तेल को क्या करने वाले हो, है लगाने वाले हो या बनाने वाले हो, तेल से कुछ क्या करने वाले हो? तो भाई चाहे तुम लगाओ तेल को, चाहे उससे कुछ बनाओ, कुल मिला के कहानी ये है कि तेल फाइनल गुड अब बन गया है, तेल कहीं ना कहीं इस्तेमाल करोगे। सो बेसिकली दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर, है ना, द्वितीयक क्षेत्र है जहां पे आपने तेल को बनाया, अब इसको आप बेचेंगे ही, अब तेल से और क्या करना चाह रहे हो तुम, है ना। दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो पूछ रहे हैं कि किसमें हम रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करते हैं। मैंने 10 बार तो बता दिया कि रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके जो है सेकेंडरी सेक्टर तैयार करता है भाई मेरे, जो फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये नहीं बताया मैंने? और वो फाइनल गुड को फिर काम क्या करता है, टर्शरी सेक्टर, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। तो कुल मिला के ये जो है सेकेंडरी सेक्टर करेगा। ये देखिए प्रोसेसिंग का जितना भी काम है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इतना सही पॉइंट आपको पता लग जाएगा। विच इकोनॉमिक सेक्टर इज कॉमनली रेफर टू एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री, फैक्ट्री 10 बार बता दिया कि द्वितीय क्षेत्र है भाई, सेकेंडरी सेक्टर है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर में आता है भाई मेरे, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्या कॉमन सेंस लगाई भाई मेरे। चलो आप कुछ एनटीपीसी के बीच में देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछ रहे कंस्ट्रक्शन जो है किस प्रकार की एक्टिविटी है, तो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो भी सेकेंडरी है भाई मेरे, है ना, सेकेंडरी है। फिर इन इंडिया विच सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल प्रोडक्ट इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो नेचुरल यानी कि 1 डिग्री जो है, प्राइमरी जो है, उनको क्या कह रहा है कि फाइनल गुड में यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड में बनाने का काम जो वो 2 डिग्री सेक्टर करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है। तो सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ फाइनल गुड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें किसको फाइनल गुड मानेंगे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। गेहूं जो है ये तो प्राइमरी है, 1 डिग्री है भाई मेरे। फ्लोर, आटा भी 1 डिग्री है भाई मेरे, है ना। शुगर जो है वो भी 1 डिग्री है, या ये इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती हैं, ठीक है, ये इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती हैं। लेकिन कुल मिला के आपको समझना है, जो बिस्किट है ये समझो कि चीनी, अब देखो ये 2 तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं।
चीनी को अगर आपने अपने घर पे ले आया और आपने चीनी खा ली तो वो फाइनल गुड ही मानी जाएगी एक तरह से, बट क्योंकि वो है तो प्राइमरी ही ना एक तरह से, है ना, तो अब उसको आप प्राइमरी को कई बार हम फाइनल भी मान लेते हैं। दैट डिपेंड्स कंप्लीटली, मैंने वही आपको समझाया है ना। गन्ना है, गन्ना आप लेकर आपने चूस लिया तो आपके लिए तो फाइनल गुड हो गया एक तरह से, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कौन सी वस्तु जो हो ही नहीं सकती है इंटरमीडिएरी या फिर 1 डिग्री, तो वो बिस्कुट है जो नहीं हो सकता, क्योंकि बिस्कुट में आपको आटा भी लगेगा, चीनी भी लगेगी, तेल भी लगेगा, पानी भी लगेगा, जो भी लगना है, कुल मिला के आप देखो बिस्कुट जो है वो फाइनल गुड ही होने वाला है, ये हमें पक्का पता है। ये कोई भी इंटरमीडिएटरी गुड नहीं हो सकता है ना। वो अलग बात है, ओरियो शेक वाले ओरियो से जो है जूस बना के या शेक बना के दे रहे हैं, वो एक डिफरेंट कंसेप्ट हो गया, या लोटस बिस्कॉफ वाले जो है पैनकेक बना के दे रहे हैं, बट मेनली बिस्किट इज फाइनल गुड, यानी खा सकते हो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र का जो है पार्ट कौन सा है भाई मेरी, ये पूछ रहे। तो वीविंग ऑफ कॉटन फैब्रिक, क्योंकि फिशिंग 1 डिग्री है, फार्मिंग 1 डिग्री है, टीचिंग 3 डिग्री है, यानी कि तृतीय क्षेत्र है, लेकिन केवल वीविंग ऑफ कॉटन फाइबर यानी कुछ मैन्युफैक्चर जिसमें करते हैं वो आपका सेकेंडरी हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं टर्शरी पे। टर्शरी क्या है, 3 डिग्री है भाई मेरे। इसमें आप देखिए कि सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं रेदर देन फिजिकल गुड्स। जनरली इसमें सेवाएं ही होंगी। जैसे आप देखिए बैंक में गए तो बैंक ने आपको वस्तु कुछ नहीं दिया, लेकिन एक बैंकिंग की सेवाएं दी आपको, है ना। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कोई वस्तु नहीं दी है, एक पर्ची पे दवाई लिख कर दे दी कि जाओ ले लो बाहर से, है ना, तो वो वस्तु नहीं हुई। केमिस्ट के पास गए, उसने दवाई दी, वो एक वस्तु है, लेकिन डॉक्टर ने तो केवल आपको सर्विस दी है। क्या पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को। या किसी के पास कोई कंसल्टेशन के लिए वकील के पास चले गए, वकील ने कोई वस्तु नहीं दी आपको, कंसल्टेशन दी है केवल, है ना, अपना समय दिया है, उसी के वो पैसे लेता है। दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स बेसिकली, है ना। सो कुल मिला के IT, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रेलवे क्या कर रहा है, आपको इधर से उधर पहुंचा रहा है, बस कोई वस्तु तो नहीं दे रहा है। हाँ, ये भी ध्यान में रखना कि ट्रक वगैरह हैं जैसे, तो वो माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, वो भी उसी में आ जाएगा। सो बेसिकली एजुकेशन, रिटेल, टूरिज्म, ट्रेड, ये सारा का सारा जो है 3 डिग्री में यानी कि टर्शरी में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आज हमारा देश का जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है GDP का, वो ये टर्शरी सेक्टर ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 डिग्री ही हमारा मेन कंट्रीब्यूटर है। वो पुराने समय में 1991 से पहले का अगर हम देखते तो एग्रीकल्चर ही हमारा मेन सोर्स हुआ करता था इनकम का, लेकिन धीरे धीरे हमने टर्शरी पे फोकस किया, है ना, और एग्रीकल्चर से हम सेकेंडरी पे थोड़ा शिफ्ट हुए, और अब जो है टर्शरी हमें सबसे ज़्यादा कमा के देता है, सेवाओं से हम सबसे ज़्यादा लेते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इसी को जो है सेवा सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। और आप समझना कि जितनी अर्बनाइजेशन होगी, जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, उतना ही सेवाओं की मात्रा बढ़ती जाएगी। कुल मिला के हाइयर डिमांड फॉर सर्विसेज होती जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। कुल मिला के ये लास्ट का ही सेक्टर इसमें पूरे के पूरे चक्कर में बनता है। इसके बाद भी आएंगे, लेकिन वो एक अलग है। तो ये जो है आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो मैंने बता दिया कि टर्शरी सेक्टर जो है सर्विसेज का सेक्टर होता है। IT, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन वगैरह, टूरिज्म वगैरह इसमें आते हैं, और इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। साथ में जो है ये सर्विसेज की डिमांड जब बढ़ती है तो इसका सेक्शन और बढ़ जाता है। हमारे देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा यही इस वक्त जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, और शहरी ग्रोथ को भी जो है ये एक तरह से इंटरप्रेट आप कर सकते हैं कि शहरी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें, ठीक है। गैर शारीरिक तृतीयक व्यवसायों में शहरी लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी से क्या प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, यानी कि व्हाट ट्रेंड इज रिफ्लेक्टेड बाय इंक्रीजिंग शेयर ऑफ अर्बन पीपल इन नॉन मैनुअल टर्शरी ऑक्यूपेशंस। तो इससे क्या होगा भाई मेरे, खुद सोच के देखिए कि जितनी ज़्यादा शहरीकरण होगा उतनी ही लोगों को सेवाएं चाहिए होंगी, क्योंकि शहर में लोग बहुत बहुत बिजी रहते हैं। जैसे मैंने आपको वही जोमेटो वाला एग्जांपल बताया, या फिर आपके पास कार नहीं है ना, आप गरीब हैं, हो सकता है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, क्या होगा, कार नहीं है तो नहीं है, क्या कॉमन सेंस इसमें तो नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको चाहिए है मान लो अर्जेंट में कार, है ना, कि मेरे को तो कार ही चाहिए है अभी, तो क्या करोगे, उबर करा लो, ओला करा लो, है ना। सो पॉइंट इज दिस कि इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण जितना ज़्यादा बढ़ेगा, टर्शरी सेक्टर भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, सेवाएं लोगों को उतनी ज़्यादा जरूर लगेंगी, तो इमर्जिंग सर्विस इकोनॉमी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच इकोनॉमिक सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। भाई सेवाओं का जो सेक्टर है कौन सा है भाई मेरे, ना, सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं, टर्शरी को बोलते हैं, 3 डिग्री को बोलते हैं। कुल मिला के कहानी ये है। फिर बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग, ये सब किस में आता है भाई मेरे, टर्शरी में आता है, सेवा है सारी की सारी। ये रेलवे के भी कुछ देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इंक्लूड बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारा भी जो है टर्शरी में ही आता है आपका, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द ग्रोथ ऑफ टर्शरी एक्टिविटी रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है, 3 डिग्री वाला, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इसमें जितनी ज़्यादा आप देखिए कि 3 डिग्री इंप्रूव होगा, टर्शरी सेक्टर होगा इंप्रूव, इसका मतलब है कि हमारी सेवाएं उतनी ज़्यादा अच्छी होती जा रही हैं, हम उतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, उससे जो है अर्बन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और राइज होगी डिमांड। क्योंकि आप देखिए जैसे ही अर्बन ग्रोथ हो गई
तो लोग और ज़्यादा सेवाएं मांगते हैं शहरों के अंदर। गाँव के लोग उतनी नहीं सेवाएं मांगेंगे जितनी शहर के लोग सेवाएं मांगनी शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली ये जो है डायरेक्ट लेना देना है टर्शरी का इससे। टर्शरी एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज, टर्शरी एक्टिविटीज को सेवाएं बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं भाई मेरे। आगे टूरिज्म को हम किस में डालते हैं भाई मेरे, ये हमसे पूछ रहा है। और अच्छा ये पूछा है इसने कि टूरिज्म में होता क्या है ना, किस तरह की एक्टिविटी होती है। तो ये एक तरह से सर्विस दे रहे हैं लोगों को टूरिज्म में, कोई वस्तु थोड़ी दे रहे हैं। आप किसी टूरिज्म वाले के पास गए, उसने आपका सारा का सारा पासपोर्ट वगैरह रेडी कर दिया, वीज़ा वगैरह अप्रूवल करवा दिया, आपके लिए आइटिनरी बना दी कि पहले सर यहाँ जाना, दूसरे दिन यहाँ जाना, तीसरे दिन यहाँ जाना, तो वो सब सेवाएं हैं, है ना। फिर टूरिज्म इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूछा वही है क्वेश्चन लेकिन अलग तरीके से पूछा। तो ये जो हो जाएगा ये टर्शरी हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा इसका टूरिज्म का उत्तर। अब जो है 3 सेक्टर तो मेन हमने कर लिए, अब चौथे सेक्टर पे आते हैं जो जनरली लोग छुड़वा देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है चौथा वाला सेक्टर भी, ठीक है। अब चौथा जो सेक्टर है भाई ये होता है क्वाटरनरी सेक्टर, जिसको हम नॉलेज का सेक्टर बोलते हैं, यानी कि जितने भी विद्वान लोग होंगे उसको हम क्वाटरनरी सेक्टर में डालेंगे। इसमें जैसे आप समझना कि फोकस किस पे होता है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज पे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ पे होता है। जैसे मान लो हमारे देश के जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए बहुत जाने माने, रिसर्चर हो गए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गए, ये सारे क्वाटरनरी सेक्टर में आएंगे। यानी ये वो लोग हैं जो हमारे देश का दिमाग है या हमारे देश के बहुत ही प्रेस्टिजियस दिमागदार इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये बात ध्यान में रखना है ना। लेकिन वहीं पे क्विनरी सेक्टर इससे अलग कैसे, क्विनरी ये तो जहाँ पे नॉलेज का सेक्टर है ना, नॉलेज और टेक्नोलॉजी का सेक्टर है क्वाटरनरी सेक्टर। वहीं पे एक होता है डिसीजन मेकिंग का सेक्टर। डिसीजन मेकिंग के सेक्टर में कौन कौन आ सकते हैं भाई, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हो गए। अब सीईओ लोग जो है कोई नॉलेज वगैरह की बात नहीं है उनमें, उनको डिसीजन लेने हैं। या फिर हमारे देश के जितने बड़े नेता हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, इनको बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं भाई मेरे, है। गडकरी साहब को रोड्स के लिए डिसीजन लेना है, मोदी को पूरे देश के लिए डिसीजन लेना है, राजनाथ को डिफेंस के लिए डिसीजन लेना है, निर्मला सीतारमन को ये देखना है कि भाई शुगर किस में है ना, तो शुगर वाले पॉपकॉर्न को रेट बढ़ा देते हैं ना, उसको इस पर डिसीजन लेना है। तुम देख लो कि तुम्हें किस पर डिसीजन लेना है। तो कुल मिला के क्विनरी सेक्टर में आ जाएगा डिसीजन मेकिंग सेक्टर। वो लोग जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं हमारे देश में, हाई प्रोफाइल लोग, वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट सीईओ भी हो सकते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स, टॉप साइंटिफिक एडवाइजर्स, ये लोग होते हैं, ये होता है क्विनरी सेक्टर, ठीक है। तो ये क्वाटरनरी है, ये क्वाटरनरी नहीं है, ये क्विनरी है भाई मेरे, है ना, क्विनरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर वाइज ट्रेंड। तो जब आप 1999 से 2000 के बीच में देखते हैं तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर वगैरह, फिशिंग वगैरह, उसमें 60.4% लोग जो है हमारे देश के जो है इन्वॉल्व थे, और यही 2011-12 में आते आते 48.9% हो गया, यानी कम हुआ है इसका शेयर। फिर सेकेंडरी सेक्टर में आप देखिए कि 1999 से 2000 के बीच में केवल 15.8% लोग ही यहाँ पे जो है इस रोजगार में लगे हुए थे, लेकिन आते आते 2011-12 24.3% लोग हो गए, है ना। ये लगभग सेंसस इस टाइम पे हो चुका था, इसीलिए ये डेटा अभी का है। अगला सेंसस आएगा तो अगला डेटा आ जाएगा। टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो पहले देखिए 23.8 पे अटका पड़ा था, लेकिन 11-12 तक आते आते 26.8 हो गया, और अभी नया सेंसस आएगा तो उसके बाद एक कॉलम और हम ऐड करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि 11 से 12 में कितना हुआ है, ठीक है। तो वो अब अगला सेंसस आएगा, अगला डेटा आएगा, तब हम देख पाएंगे उस चीज़ को। तो ये जो सेक्टर है ये काफ़ी बढ़ चुका है आज की डेट में, तो हो सकता है 40-45 तक ना चला गया हूँ। एनीवेज, इसके अलावा हम इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन की बात कर लेते हैं भाई मेरे, है ना, कि इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग या जितना भी गवर्नमेंट का डंडा है उसको हम कम कर देते हैं, उसको ही हम बोलते हैं इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या होगा इससे कि जितना आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी पे सरकारी रोक को कम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, जो हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म के अंदर किया था, है ना। इससे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिना डरे वो अच्छे से काम कर पाते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और ग्लोबल इंटीग्रेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इम्पैक्ट्स ऑन डिफरेंट सेक्टर की बात करते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है, जब हम किसी भी चीज़ में उदारीकरण करते हैं, लिबरलाइजेशन करते हैं, उसका इम्पैक्ट तीनों ही सेक्टर पे आता है, जो है आपका प्राथमिकी पे, द्वितीयक पे, तृतीयक पे, तीनों सेक्टरों पे पूरा ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये बड़ा आपसे पूछा जाता है, जैसे सेकेंडरी में डीरेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है, प्राइमरी के अंदर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो जाएगी, एफिशिएंट बना देगी जो, फिर टर्शरी के अंदर रैपिड ग्रोथ होगी सर्विसेज में, सच एज IT, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारी ग्रोथ होती है जब हम लिबरलाइजेशन कर देते हैं। तो हमसे पूछ रहा है विच सेक्टर डज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्राइमली अफेक्ट। तो इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन यानी आर्थिक उदारीकरण जो है वो किसको प्रभावित करता है, तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि तीनों को करेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों को करता है भाई, ठीक है। Which among the following is the main reason for classifying economic activity into different sectors of India? हम
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भाई बोल रहे हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। क्यों कर रहे हैं इनको डिवाइड? वो इसलिए करते हैं कि इन दोनों तीनों की आपस में इंटरडिपेंडेंस हम देख पाएँ कि भाई ये उस पर कैसे डिपेंड है, ये उस पर कैसे डिपेंड है, और ये आपस में कैसे डिपेंडेंट है ना। तो आपस में जो लिंकेज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शनिंग एंड इंटरडिपेंडेंस। तो डी इसका सही उत्तर हो गया। फिर व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन? भाई जब आप किसी भी चीज़ को प्राइवेटाइज कर देते हैं ना, जैसे अभी बहुत सारी चर्चा चली कि रेलवे को कर देंगे, या फिर आप देखते होंगे कि बहुत सारे पीएसयू का कुछ गवर्नमेंट शेयर बेच देती है, तो हम बोलते हैं देश बेच दिया, देश बेच दिया, ये वही वाला प्राइवेटाइजेशन है। तो हम पूछ रहे हैं हमसे कि इसका मेन मुद्दा क्या होता है। तो आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हमेशा जो सरकारी से थोड़ा 2 कदम आगे चलेगा, मॉडर्न टेक्निक होंगी, सर्विसेज सेवाएं जो बेहतर देगा, है ना। तो अल्टीमेटली बेहतरीन की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। तो टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ही इसका सही उत्तर है, तो बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन सेक्टर इंपॉर्टेंस इन इंडिया ओवर टाइम? तो आप देखिए कि हम जो चेंज इन सेक्टर है, सबसे पहले हमारा मेन प्राइमरी रहा, फिर हम सेकेंडरी में गए हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, है ना। वो हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स के अंदर कि मेलानोबिस ने बोला कि भैया हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करना है, सबसे पहले एग्रीकल्चर पे किया, फिर मेलानोबिस के बोलने पे हमने हैवी इंडस्ट्री पे किया। आज की डेट में हम टर्शरी पे बैठे हैं भाई मेरे, है ना। तो आगे जो है क्वांटम कंप्यूटिंग तक का दौर आने वाला है कुल मिला के। तो बेसिकली डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की। अब बात करते हैं। ठीक है, 2 मिनट में आता हूं, 2 सेकंड दीजिए। ठीक है भाई, हो गया ये? कितना रह गया ये? एक आज के सेशन के लिए एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। एक लिख लो आप, वाइट कॉलर हो गया, और एक पिंक कॉलर, ठीक है, पिंक कॉलर जॉब्स। और एक लिख लीजिए ब्लू कॉलर, और क्या हो सकता है आपका, एक लिख लीजिए गोल्ड कॉलर, और एक लिख लीजिए ग्रीन। तो जो वाइट कॉलर और पिंक कॉलर जॉब्स होती हैं, ठीक है, ये किस में आ जाती हैं आपकी? ये आपकी आ जाती हैं 3 डिग्री में, यानी कि टर्शरी या तृतीयक क्षेत्र में आती हैं।
फिर जो ब्लू कॉलर होते हैं, ब्लू में आप समझिए कि जो लेबर टाइप का काम हो गया, यानी कि सेकेंडरी में आ जाएंगी, 2 डिग्री में, यानी कि सेकेंडरी या फिर द्वितीयक में आ जाएंगी। और जो गोल्ड कॉलर होती हैं ये आपका क्विनरी सेक्टर में आती हैं। किस में आती हैं? क्विनरी। अभी मैंने क्वार्टनरी, क्विनरी सब बताया था ना, तो डिसीजन मेकिंग वाला ये क्विनरी हो गया। और ग्रीन कॉलर जो जॉब्स रहती हैं ये आपकी जो है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में आएंगे एक तरह से, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग सेक्टर्स में जो है डिवीजन हो रखा है। एक ये ज़रूर आप देख लीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है जी। हाँ, क्विनरी सेक्टर वाला गोल्ड हो जाए, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो कुल मिला के यहाँ तक हमारे ये आज का कंटेंट हो गया है। तो ये आपको जो अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जिसने भी अभी तक जीके रामबाण 4.0 बैच नहीं दिया है उनको ऑलरेडी बता दूं कि 0 to हीरो बैच हमारा चल रहा है ना, तो उसमें आपने अभी लेवल देख लिया कि कंटेंट का किस टाइप का लेवल है। अभी सिर्फ एक ही पोर्शन हुआ है, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। तो बन रखा है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से डिवीजन कर रखा है सारे का सारा। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था जिसको आपने एज ए डेमो यहाँ पे देखा है इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। और इसका जो है आप जब हम कंप्लीट करवा देंगे इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे उसके बाद हम जब लगभग 1000 क्वेश्चन भी क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो वहाँ जब आप पेपर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि लगभग यही सारी चीज़ें आपको बस उल्टा पुल्टे तरीके से आ जाएंगी, आएंगी यही सब, है ना। तो घुमा फिरा के वो यही पूछने वाला है, तो आपको बहुत हेल्प जो है पेपर के अंदर मिल जाएगी। सो रामबाण 4.0 बैच को आप जीवी कक्षा ऐप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एसएससी वाला बच्चा और रेलवे वाला बच्चा दोनों ही बच्चा इसको जो है देख सकता है, ठीक है जी। जी कह रहे हैं आपका डेडिकेशन गजब है, सल्यूट टू यू। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतना प्रेस करने के लिए भाई मेरे। और वेलकम दीक्षा, वेलकम सो मच। कह रहे हैं बेस्ट क्लास है। मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ही मिले, एक भी जगह पे आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी, है ना। और आप देख लीजिए कि कभी 1-2 दिन का गैप भी लेते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि मैं बैठ के आराम कर रहा हूँ। हमेशा ये होता है कि वो 1-2 दिन के अंदर भी हम जो कोशिश कर रहे होते हैं कंटेंट के एनालिसिस के लिए कि एक भी चीज़ आपकी छूटे ना, क्योंकि करवाने को बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली, आप समझो, मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के साथ कर रहा हूँ, है ना। वो मैं अप्रोच रख के कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ जितनी भी ज़रूरी है पेपर के लिए वो सारी कवर हो जाए आपकी। तो कई बार 1-आध दिन का डिले होता है तो आप एकदम से हड़कम मत मचा दिया करो कि सर क्लास नहीं आई, क्लास नहीं है ना। तो उसका यही पर्पज़ होता है कि आपको जो है हम बेहतरीन क्लास दे पाए और एक ही बार में क्लास में सब कुछ कवर हो जाए, ना कि मेरे को दोबारा से उसी चीज़ की वापस से क्लास लेनी पड़े और मैं आधी अधूरी चीज़ें पढ़ा के चला जाऊँ, ठीक है। तो वो मेरा टारगेटेड अप्रोच कभी भी नहीं है। और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, जब हम इसके फिनाले की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि हम बेहतरीन तरीके से सारे सिलेबस को कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने कभी भी उतने बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कवर नहीं किया होगा जितना बेहतरीन आप यहाँ पे कर लेंगे। इसके अलावा अभी कुछ बच्चे जो है थोड़ा सीरियस कम हो रखे हैं कि भैया एग्ज़ाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी होते हैं सीरियस, है ना। तो ऐसे भी बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आएगी। जब आपको समझ आएगी तब तक समय निकल चुका होगा, फिर आप बोलेंगे कि सर कुछ ऐसा कंटेंट ले आओ कि 100 घंटा में मैं पूरा कर दूँ, 150 घंटे में पूरा कर दूं, आखिरी के 10 दिन में पूरी जीके को पढ़ लूं। तो वो फिर उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम आखिर में नहीं कर पाते हैं। और फिर उस केस में आपको हेडशॉट पे ही डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें कंसाइज अप्रोच अपनी रखनी पड़ती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, बट पॉइंट ये है कि अभी ही हम जो है, अभी जब अपने पास इतना समय है तो हम अभी ही जीके को एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे लेकर चलें। मैथ्स और जीके जो है यही आपका पार उतारा करेगा, मैं आपको यही बोल सकता हूँ कम शब्दों में, और तो मैं इसके अंदर क्या बोलूँ, ठीक है जी। बहुत सारे लोग बोले बहुत सारी यूज़फुल है क्लास, कह रहे हैं प्राइवेट मत कीजिए, ठीक है कोशिश करते हैं, अभी आप इसको ख़त्म कर लेना, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। अभी आप पूरी इकोनॉमिक्स मेरे साथ पढ़ना, आपको 1% भी बोरिंग फील नहीं होगा। आप पाएंगे पूरी इकोनॉमिक्स में आपको मैं इंटरेस्ट क्रिएट करके रखूँगा। लोग बहुत बोरिंग तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और मेरे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तरीका एकदम यूनिक है। तो आप पाएंगे कि आपको मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि जिससे आपको मज़ा आएगा इकोनॉमिक्स को, आपको और सीखने का मन करेगा। मैं प्रेशर नहीं क्रिएट करता हमेशा कि कोई भारी भरकम टर्मिनोलॉजी आपके सामने इस्तेमाल कर दी जाए कि जिसके बाद आप अपना माथा नोच रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं। कभी भी मेरा अप्रोच ये नहीं रहता है।
अप्रोच यही रहता है कि एक चीज़ को इतना सिंप्लीफाइड, इतना आसान कर दिया जाए कि एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी इकोनॉमिक्स यहाँ पे आए तो पहली ही क्लास में सीख के जाए वो वहाँ से कुछ, ना कि सिर्फ होटल पे टोटल पूरा करने वाले तो लोग बैठे ही हैं, है ना। और मैंने अगेन वही बात बोली कि कुछ लोग इस चीज़ में भी ऑब्जेक्ट कर देते कई बार कि सर आपने कोई कुछ सेशन रिकॉर्डेड क्यों डाल दिया। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जब ये बैच बनाया भी था उस टाइम भी बताया था, मैं वापस से आज एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ बात कि जिन सेक्शंस में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, जहाँ से वो बिल्कुल ही टच नहीं कर रहा, 5-10 क्वेश्चन ही पूरे साल भर में पूछे हैं, उन सेक्शंस का ही केवल मैं रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूँ। बाकी जितने भी सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, जहाँ पे मेरी रिसर्च लग रही है, उन सेक्शंस के अंदर मैं पूरी रिसर्च लगा के आपको दे रहा हूँ ताकि हमारे जो वो 95% क्वेश्चन है वो सारे सही हो जाएं और वो जो 5% है वो, और जो पुराना ही मैं कंटेंट देता हूँ या एक्स्ट्रा की कोई क्लासेस देता हूँ वो रिकॉर्डेड सेशन से ही आपका हो जाएगा। यानी वो इतना ज़रूरी कंटेंट है ही नहीं है, उसमें से केवल 5% आना है, तो उसके लिए हम अपना इतना वैल्यूएबल समय रिसर्च में बर्बाद कर दें तो आई होप कि ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ ना, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। इस वजह से कुछ सेक्शंस या कुछ सेशंस ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको वो दे दिए जाते हैं, तो उसमें आप ये मत परेशान हो गए ये क्यों दे दिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आपको ये सोचना चाहिए कि कोई है आपके लिए जो जेन्युइनली सोच रहा है और जेन्युइनली उस पर एफर्ट पुट कर रहा है कि भाई वो सेक्शन जिससे 95% क्वेश्चन आने उसको रिसर्च के साथ दे दिया जाए, ठीक है। तो यही मेरी अप्रोच रहेगी इस बार। किसी को अभी हो सकता है समझ में ना आए ये अप्रोच, लेकिन पेपर जब आएगा वहाँ पे आप बैठेंगे तब आपको जरूर समझ में आ जाएगी, इतना भरोसा रख के आप चलिएगा, ठीक है जी। करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों ही हम कवर करेंगे, परेशान मत होइए। जब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, पिछले साल मैंने करवाया ना आपको, और देखिए सेम क्वेश्चन फंसे पेपर के अंदर, इस बार भी तो करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा। सोचिए इस बात को, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नोटिफिकेशन आने के बाद तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊंगा मैं, है ना। मेरे भी वो होता है ना, रॉकेट में आग लग जाएगी उस टाइम पे। अभी थोड़ा सा ठंडा माहौल चल रहा है ना, स्टूडेंट भी बेचारे परेशान चल रहे कि क्या होना है क्या नहीं होना, नारायण नारायण चल रहा है उनका भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार माहौल जब गर्म हुआ तो फिर आप समझना कि फिर मैं भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाऊंगा, फिर मैं रॉकेट लॉन्चर की तरह जाऊंगा, है ना। तो एक बम हम भी अमेरिका में गिराएंगे जाके, तो टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ा सा क्या है कि एक तो रेलवे के एनटीपीसी का एग्जाम भी चल रहा है, तो वहाँ भी मुझे थोड़ा सा इनपुट अपना देना पड़ रहा है, मैराथन्स वगैरह। और मुझे लग रहा है एनटीपीसी का एग्जाम होते ही उसके बाद कोई भी मेजर एग्जाम नहीं, फिर सारा फोकस एसएससी पे हो जाएगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दोनों ही जो बच्चों ने विश्वास दिखाया है, एनटीपीसी वाले भी हमारे ऊपर इतना भरोसा करके बैठे, तो मैं उनको भी छोड़ नहीं सकता हूँ। इस वजह से अब 2-3 मैराथन उनकी और आएंगी और उनका काम हो जाएगा। 16 के आसपास वो पेपर स्टार्ट हो रहा है उनका, फिर आगे मुझे क्या करना है, उसके अंदर कुछ करना ही नहीं है, फिर सारा फोकस एसएससी पे ही हो जाएगा। तो यहीं पे रेगुलर में फिर बैक टू बैक क्लासेस चलेंगे, और अगले साल के लिए और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद रिलीज करेंगे वो चीज़, अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें है ना। कह रहे बहुत मज़ा आया जीएस पढ़ के, धन्यवाद होली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। साइंस की क्लासेस भी करेंगे, परेशान मत होइए, साइंस के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन साइंस से मैं आपको बता दूं कि कोई ज़्यादा क्वेश्चन इस बार आए ही नहीं है। आप हाल देखिए, इतना बदतर हुआ कि पहले जिस साइंस से 30 से 40% क्वेश्चन आया करते थे, उसी साइंस से इस बार 5% सवाल भी नहीं आए हैं। यानी कुल मिला के कहानी ऐसी हुई कि केमिस्ट्री से पूरे साल भर में 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स से पूरे साल भर में 70-80 क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो से भी 70-80 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक ऐसा टॉपिक जहाँ से 600-600 क्वेश्चन आ रहे हैं, या एक ऐसा टॉपिक जिससे 15-20 या 40 क्वेश्चन पे ही सिमट रहा है। पॉइंट ये भी होता है देखने वाला। तो साइंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत आपको उसी टाइम पे बताऊंगा कि कैसे हमें साइंस को अप्रोच करना है। हमें साइंस पे उतना फोकस करना ही नहीं है। तो साइंस पे चाहे मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको साइंस प्रोवाइड करूं, चाहे लाइव करूं, वो हम उसी टाइम पे देख लेंगे जैसा भी रहेगा। बट साइंस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं डालेंगे, क्योंकि साइंस से प्रश्न इस बार बिल्कुल ही गिरा दिया इन्होंने। साइंस से प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट ऐसा ही हो रहा है भाई। तो अप्रोच जो अभी होनी चाहिए नए वेंडर के हिसाब से, हम उसी एंगल से चलेंगे। स्टैटिक अभी जो मैं आपको पूरा रियल ग्राउंड की बात बता देता हूँ, एक पूरी टीम हमने इस काम पे लगा दी है कि जो अभी एमटीएस के स्टैटिक के प्रश्न आए हैं उनको सेपरेट कर लिया जाए पहले। और वो सेपरेट भी ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, वो टॉपिक वाइज सेपरेट हो रहे हैं। उसके बाद वो सारे प्रश्न मेरे साथ टीम डिस्कस करेगी और उसमें एक रोड मैप तैयार करेंगे, जिसके अंदर ये पाएंगे कि भाई पूरे साल भर में क्या क्या चीज़ें हैं स्टैटिक में उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो टच हुई हैं। क्योंकि इससे पहले जो मैंने स्टैटिक पढ़ा रखा है उसमें मैंने, आप समझिए जैसे मान लो उस टाइम तक हो सकता है आधे ही एग्जाम हुए हो, तो उनको उनके हिसाब से मैंने बेस्ट पढ़ा दिया और वो बच्चों को फायदेमंद वो भी हुआ, है ना। लेकिन अब क्या है कि अगले साल के हिसाब से मुझे क्या देखना, पूरे पिछले एक साल में कितना स्टैटिक का आया है, मैं उसका रोड मैप एक तैयार कर रहा हूँ। और वो मोस्ट प्रोबेबली अभी 10-15 दिन का समय उसमें लगेगा, क्योंकि मैं अचानक से एक स्टैटिक अचानक से आज पढ़ा दूँ और पता लगे कि मैंने उसमें से फिर कुछ छुड़वा दिया। तो मैं जब स्टैटिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको संपूर्ण
ही पढ़ाऊंगा, फिर मैं आधा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तो जो आपने इतना विश्वास दिया है, इसको लिया है बैच को, इतना महंगे बैच को लिया है, तो वो उसका फ़ायदा भी तो आपको मिलना चाहिए। तो वो फ़ायदा यही है भाई मेरे कि मैं पूरा रिसर्च करके ही उसको पढ़ाऊँ। तो मैं कोई भी कंटेंट बिना रिसर्च के नहीं लेके आ रहा हूँ, वो आपके सामने है सारी की सारी हकीकत, है ना। बिना रिसर्च के तो मैं 1 महीने में पूरा बैच खत्म करने का मादा रखता हूँ। मेरा सारा कंटेंट रेडी ही है, अगर मेरे को वही देना है तो मैं 1 महीने में बैच खत्म कर दूँ। इतना ज़्यादा मेरा पोटेंशियल है, मैं दिन के 8-8 10-10 घंटे पढ़ा के जो है वो पूरा बैच खत्म कर दूँ। लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। मैं बाकी टीचरों की तरह करूँगा तो वो उचित नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। जब आपने इतना ट्रस्ट दिखाया तो फिर वो तो विश्वास तोड़ने वाली बात हो जाएगी भाई। कहने लव यू सर, बेस्ट कंटेंट है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। टाइमिंग हमारी यही रहती है 8:30 से 9 के बीच में जनरली मेरी रहती है। 8:30 से 9 के बीच में आप देखिएगा कि रोज़ क्लास 8:30 से 9 के बीच में होगी ही होगी। तो आप ये 8:30 से 9 का जो टाइम है ना, इसके बीच का टाइम प्लीज़ स्पेयर रखा करो। हाँ, किसी दिन कोई इमरजेंसी मेरे को पड़ जाए तो मैं कई बार क्लास को लेट कर देता हूँ, वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। अदरवाइज आप देखेंगे कि हमेशा 8:30 से 9 के बीच में क्लास होगी ही होगी रोज़। गांधीयन एरा, देखिए हाँ ये भी मैं बता देता हूँ, मैंने 4 लेक्चर जो है मॉडर्न हिस्ट्री में डाले हैं। एक मैंने गवर्नर जनरल का डाले, इस बार गवर्नर जनरल से कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, और जो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा रखा था वही प्रश्न जो है सारे ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। गवर्नर जनरल का टॉपिक मैंने जो है रिकॉर्डेड सेशन में डाल दिया है पेड के अंदर, इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर इसके अलावा सोशो इकोनॉमिकल कल्चरल रिफॉर्म्स का एक डाला है मैंने, एक गांधीयन एरा का डाला है और एक न्यूज़पेपर वाला। ये 4 टॉपिक जो हैं मैंने डाले हैं, और इसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होती है यहीं पे, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ जहाँ से जो जो आ सकता था वो सारा ही मैंने कवर कर दिया था, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचा था तो वो मैंने रिकॉर्डेड की फॉर्म में डाल दिया, है ना। तो यहाँ से अब आपका पूरा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कह रहे बेस्ट कंटेंट, कल क्लास रहेगी, बिल्कुल रहेगी, रेगुलरिटी में क्लास रहेगी। और इनफैक्ट कल जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को एक एनटीपीसी के लिए कंप्यूटर की मैराथन भी लेनी है। तो वो कंप्यूटर की मैराथन अगर मैं आज रात को बैठता हूँ कंप्लीट हो पाई तो उसके लिए आप सभी लोग ही आ जाना, है ना। जो एसएससी वाला बच्चा वो भी आ जाना, वो भी परेशान रहते हैं कंप्यूटर के लिए, तो वो कंप्यूटर की सभी लोगों के लिए हो जाएगी फिर, ठीक है। हेडशॉट एक ले आऊँगा। राज प्रिंस साहब कह रहे हैं कि मैं पेड स्टूडेंट हूँ सर, मेरा कमेंट रीड कर लो। राज प्रिंस साहब आपका कमेंट रीड कर लिया है भाई मेरे। कह रहे मैथ्स के लिए भी एक टीचर रखिए, मैं खुद ही पढ़ा दूँ क्या? समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर लूँ, मैं जीके को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। क्या है कि मैं वही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो रिसर्च का काम होता है ना, ये बहुत बहुत मेहनत वाला है। और मैं एक एक्स्ट्रा टीचर अपने सर पे लाके खड़ा कर दूँ, फिर उसका पूरा मॉनिटर करूँ, तो वो अगर कहीं ना कहीं आपके पैरामीटर्स पे खरा ना उतरा तो वो उचित नहीं होगा। इस वजह से मैं किसी टीचर को अभी नहीं अपने साथ जोड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले जीके में ही एक्सेल कर लें किसी भी तरीके से, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ कंटेंट ये कह रहे हैं कि इस वाली बुक में नहीं है, ये भी मैं आपको आपके भ्रम को दूर कर देता हूँ। ये जो जीके रामायण किताब है, कुछ कुछ कंटेंट हो सकता है कि इसमें आपको ना मिले, क्योंकि बुक के अंदर देखिए हम ऑलरेडी पहले एक बुक बना दी है ना। अब आप सोचें कि मैं अचानक से फिर एक किताब लॉन्च कर दूँ, अगले दिन फिर किताब लॉन्च कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे अभी मैं जो पढ़ाता हूँ तो एक्स्ट्रा कुछ भी कंटेंट आता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि ये नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक है। तो वो कोई भी पर्टिकुलर नया टॉपिक होता है उसको एक व्हाइट पेपर पर लिख के इसमें पेस्ट कर लेना। वैसे आपको 99% इसमें सब कुछ मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा जो चीज रहेगी वो आप इसमें पेस्ट कर लेना। एक पेपर पे लिख के छोटा सा कंसेप्ट लिख के पेस्ट कर लो, है ना। काम की चीज तो 8-10 ही पॉइंट होते हैं, ऐसा थोड़ी कि आपको सारा करना है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मैं तो आपको पूरा लिखता हूँ इसलिए यहाँ पे कि आप उसको रीड कर पाए बाद में, लेकिन उसमें हाईलाइटेड भी होते हैं, कुछ वर्ड्स हाईलाइट होते हैं, आपको वो हाईलाइटेड कीवर्ड्स बस लिख लेने होते हैं। इतना काम ही तो करना है, तो वो आप कर लेना, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से पढ़ेंगे, और मैं बता रहा हूँ आराम से हम जो बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, जल्दबाजी में हम सारा कुछ खराब कर देंगे। तो आराम आराम से जो है हम अच्छा कंटेंट पढ़ते जाएंगे, और इसका फायदा आपको बाद में नजर आ जाएगा, है ना। कवर मैं सब कुछ करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, कवर तो हो ही जाएगा। कवर कराने का क्या, मैंने बोला तो 1 महीने में सबको कवर करा दूँ कराने में, तो ठीक है। चलिए, पॉलिटी की क्लास भी लेंगे। पहले इकोनॉमिक्स जरूरी है, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए, पॉलिटी से तो बहुत कम आए हैं उसके कंपैरिजन में। पॉलिटी से कितने आए होंगे, 400 क्वेश्चन भी बड़ी मुश्किल से आए हैं, और इकोनॉमिक्स से 600 प्लस क्वेश्चन आए। हिस्ट्री में 650-700 क्वेश्चन आए, इसीलिए हिस्ट्री को 1-1.5 महीना लगा दिया पूरा कवर करने में। क्यों किया इतना, इतनी डिटेल में हिस्ट्री क्यों पढ़ी? ऐसी डिटेल में इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को इतना टाइम नहीं लगेगा, 15-20 दिन लगेंगे, पर इकोनॉमिक्स छोटी नहीं है, बड़ी है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पढ़ ली, उसके बाद टॉपिक इतने बड़े हैं नहीं है, फिर
फटाफट हो जाएगा, फिर कंट्रोल में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मेरे को इजाज़त दीजिए और इस लेक्चर को शेयर कर दो सब लोग, है ना, जितने भी लोगों, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक ज़रूर करो। और ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझ के हर लाइब्रेरी में इस कंटेंट के बारे में बताइए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भाई मेरे। और इन वीडियोज़ को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाओ जिसको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि ये अच्छे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो यही मेरे लिए रियल मोटिवेशन है, मैं और अच्छा आपके लिए फिर करता रहूँगा। धन्यवाद आप सबका। और जो जीके रामायण बुक है ये प्लस साइंस, इसका लास्ट के ही कुछ आई थिंक 8-10 या पता नहीं कुछ ऐसे करके वो टीम बता रही थी, कुछ ही कॉम्बो इसके बचे हुए फ्लिपकार्ट पे, और फ्लिपकार्ट ने अभी इसका प्राइस सस्ता कर रखा है, 570 के अराउंड कर रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ये आप ले लेना। और सिंगल बुक जो है अगर जीके रामायण लेना चाहो वो भी आप ले सकते हैं, इन दोनों के ही प्राइसेस अभी कम चल रहे हैं, तो प्लीज़ इनको आप लेकर रख लेना। धन्यवाद आप सबका, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।